अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप सब लोग के? लेक्चर की टाइमिंग 11 से 1 बजे तक है। लेक्चर की टाइमिंग लिखी भी है, अनाउंसमेंट में भी लिखी हुई है, ईद से पहले अनाउंस कर दिया, 11 से 1 बजे। मैंने ऐसा कब कहा था कि उर्दू पॉइंट वाला ब्लॉग बनाओ? मैंने तो कहा था अगर आपको उर्दू आती है तो आप उर्दू में ब्लॉग बनाओ, क्योंकि उर्दू का उस तरह का ब्लॉग नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप उस तरह का इंग्लिश का ब्लॉग बनाओगे तो डेफिनेटली उसका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा। एनीवेज, अभी आप में से कितने लोगों ने असाइनमेंट की हुई है? अच्छा, जितने लोग अभी तक आ गए हैं, 33 लोग ऑनलाइन हैं। आप लोग क्या करें, अपनी अटेंडेंस बनाना फटाफट से शुरू कर दें। ठीक है, आप लोगों को पहले ही बताया था, जिन लोगों की अटेंडेंस नहीं हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को ग्रुप से रिमूव करते करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, बल्कि आप लोगों ने नोट भी किया होगा, काफ़ी सारे आपके जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो ईद से पहले वाले थे, उनमें से काफ़ी सारे यहाँ पे आपको नजर भी नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने बनाया है ब्लॉग? तकरीबन 50 लोगों ने बनाया है। साजिद नज़र, अगर आप ऑनलाइन है तो आपने लिंक गलत शेयर किया हुआ है। लेक्चर गौर से सुने, उसमें देखें लिंक कैसे शेयर करते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग इतने चालाक हैं, पूरा दिन असाइनमेंट नहीं करते हैं, अभी सुबह को क्या कहते हैं, क्लास शुरू होने से 10-15 मिनट पहले असाइनमेंट लगा देते हैं। मुहाशिम मीरानी ने भी गलत लिंक शेयर किया हुआ है असाइनमेंट का। और किसने गलत शेयर किया? और अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ब्लॉगर है, ब्लॉगर ने अपनी जो टेम्पलेट है वो रिसेंटली चेंज की है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पास उस तरह से नज़र ना आ रही हो। ऐसी बात है कि नहीं है, कुछ लोगों के पास ज़रा एडवांस वर्जन आ रहा हो उनके ब्लॉगर का उनके पास। है कोई ऐसा जिसके पास एडवांस वर्जन आ रहा हो और उसे समझ ना आ रही हो किस तरह से करना है? लाइट इशू था? क्या 24 घंटे से आपके घर लाइट नहीं है? गजनफर अब्बास, या जब जब आप असाइनमेंट करने जाते थे तो एकदम से लाइट पीछे से कोई बंद कर देता? एनीवेज, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग। हम लोग मुख्तलिफ मेथड डिस्कस करेंगे यहाँ पे। Select ads, select sales, ebook, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग ये डिफरेंट मेथड डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम जितने भी डिस्कस हुए। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अगर आप कौन है जो कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? मुझे आपका नाम ही नज़र नहीं आ रहा है, आपका नाम मुझे फेसबुक यूज़र नाम नज़र आ रहा है। सर, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। सर, बस मोबाइल कीवर्ड का भी कंपटीशन लो है, पर इस पे बना सकते हैं। यार, आप इस तरह के क्वेश्चन क्यों करते हो बार बार कि इसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं, इसके ऊपर बना सकते हैं? मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, आपको एक रास्ता दिखा दिया है कि कंपटीशन चेक करो, सीपीसी चेक करो। अगर आपको लगता है आप इसके ऊपर बना सकते हो, आप बना लो। मुझसे आप क्यों पूछ रहे हो? मैं तो इंडिविजुअली हर कीवर्ड को चेक नहीं कर रहा हूँ ना, मेरा काम सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाना था, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप उसके हिसाब से देखो कि क्या इस कीवर्ड के ऊपर मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
अगर आप इसी तरह बैठे रहोगे बस फिर आप ऐसे ही बैठे रहोगे। अगर दूसरों के ऊपर आपने इतना ज़्यादा रिलाय करना है तो फिर आप ऐसे ही रिलाय करते रहोगे। थोड़ा सा खुद से स्टेप लो और थोड़ा सा रिस्क लो, स्टार्ट तो करो। एनीवेज फटाफट से मैं आपको ज़रा जो ब्लॉगर का नया वो आया है वो दिखा दूँ। वैसे तो ये पुराना ही है, मेरे पास आई डोंट नो क्यों ओल्ड वर्जन आया था। हम लोगों ने कल जब वर्ड ब्लॉगर पढ़ा था तो इस तरह से नज़र आ रहा था, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास इस तरह से नज़र आ रहा था। अगर आप में से किसी के पास इस तरह से नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देखें बिल्कुल लेफ्ट के सबसे नीचे लेफ्ट के बॉटम पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है, ट्राई न्यू ब्लॉगर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको नए ब्लॉगर के ऊपर ले जाएगा। तो आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे उनके पास पुराने की जगह इस तरह से नया ब्लॉगर नज़र आ रहा होगा। हमारे पुराने वाले ब्लॉगर के अंदर इधर लिखा होता था क्रिएट अ न्यू पोस्ट, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है तो इसका आपको राइट बॉटम के अंदर बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, पहले जैसे यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, पोस्ट का टाइटल, पोस्ट टाइटल यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे अपना आर्टिकल टाइप करना शुरू कर देंगे, जो भी आपने यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे टूल्स हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था इमेज ऐड करना है, लिंक ऐड करना है, हेडिंग देनी है, बुलेट पॉइंट्स डालने हैं, तो उसकी सारी की सारी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद जब आपने इस आर्टिकल को पब्लिश करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है। पहली वाली ऑप्शन जो है वो है कि आप इस आर्टिकल को सेव कर लेंगे, यानी कि ड्राफ्ट में चला जाएगा और किसी के पास ये आर्टिकल नजर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या है कि अगर आप अपने आर्टिकल को पब्लिश करने से पहले प्रीव्यू करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि आपका आर्टिकल किस तरह से नजर आ रहा है, तो दूसरी ऑप्शन है सबसे आखिर में जो तीर का निशान बना हुआ है ये है पब्लिश का बटन। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पोस्ट है वो क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो उसने मुझे कंफर्म किया है कि आप ये पब्लिश करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ठीक है, इन केस अगर आपके पास ये वाला पेज नहीं आया तो मैंने आपको शुरू में बताया कि लेफ्ट इस साइड के ऊपर आपके पास जगह होगी। ठीक है, तो अगर आपने पुराने वाला वर्जन दोबारा से लेना है ब्लॉगर का, तो यहाँ पे लिखा है रिवर्ट टू लेजेसी ब्लॉगर। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वाला ब्लॉगर आ जाएगा जो कि हम लोगों ने कल रीड किया था। ठीक है, इस वक्त अगर आपके पास इतना सा है, तो अगर आपके पास किसी को नए ब्लॉगर के अंदर इशू आ रहा है तो वो क्या कर सकता है, पुराने वाले को ट्राई कर सकता है, जैसे कि रिमशा फिरोज को इशू आ रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं और मज़ीद सीखते हैं कि आप ब्लॉगिंग के थ्रू किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल भी साथ साथ दिखाता रहता हूँ। उससे पहले अगर किसी ने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है तो वो अपनी अटेंडेंस शराफत से मार्क कर ले। ठीक है, यहाँ पे ये लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर आप क्या कर लेंगे, अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लेंगे। बताया तो है, अगर नहीं आ रहा है पेज तो यहाँ लेफ्ट के कॉर्नर के ऊपर ऑप्शन है रिवर्ट टू लेजेसी ब्राउजर या न्यू ब्राउजर, उसके ऊपर क्लिक करें, दोनों ट्राई कर लें, दोनों में से कहीं ना कहीं आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज अच्छा यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि सर मेरा कार्ड जो है वो पता नहीं कहाँ पे किसी टर्मिनल के पास जो है वो फंसा है, वो डिलीवर नहीं कर रहा है। तो वो डिलीवर कर देंगे, थोड़ा हौसला रखें, अभी ईद की छुट्टियां खत्म हुई हैं, आज दूसरा दिन है, थोड़ा हौसला भी रखें। ठीक है, तो आपके पास आपका फाइनेंस का कार्ड आ जाएगा। इसको बाद में बंद करेंगे। अगर कैनवा पे आपको फ्री आइकॉन नहीं मिल रहे हैं तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, इंटरनेट से डाउनलोड करके कैनवा के ऊपर अपलोड कर लें। ठीक है, अच्छा एनीवेज हम लोग आते हैं यहाँ पर, इस पोस्ट को मैं ज़रा डिलीट कर दूँ और हम लोग मज़ीद सीखते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको यहाँ पे थीम चेंज करना सिखाया था, वो जो इस तरह के जिनके पास नया ब्लॉगर आ रहा है ना, उनके पास थीम चेंज करने की ऑप्शन नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा जो लेफ्ट बॉटम में है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पुराने ब्लॉगर पर ले जाएगा और वहाँ पे जाके फिर आप क्या कर सकते हैं, थीम को अपलोड कर सकते हैं, इन केस अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही है। ठीक है,
एनीवेज हम लोग यहाँ पे आते हैं, मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ, एक अपने ब्लॉग की एग्जांपल शेयर कर दूंगा साथ साथ। चलिए अपने ब्लॉग की शेयर करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जो मैंने ब्लॉग किस टॉपिक के ऊपर बनाया है और किस तरह से अर्निंग हो रही है। काश, ये आप लोग अपने ब्लॉग के लिंक यहाँ पे क्यों दे रहे हैं? जब एक असाइनमेंट की वो बनी हुई है तो आप वहाँ पे जाके ऐड करें, यहाँ पे ऐड करने का क्या मकसद है? और लेक्चर के दरमियान में आपको क्या ख्याल है मैं आपका ब्लॉग चेक करूंगा? मैं काशिफ खान, अगर आपने जो यहाँ पे लिंक शेयर किया है, यहाँ पे लिंक शेयर करने का कोई फायदा नहीं है। जो असाइनमेंट की पोस्ट क्रिएट की हुई है मैंने, ये वाली, इधर जाके लिंक पोस्ट करेंगे तो आपका ब्लॉग जो वो चेक हो जाएगा, वरना वो चेक नहीं होगा क्योंकि मुझे उसका लिंक नहीं मिलेगा। ठीक है, एनीवे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है, लंदन वीव्स के नाम पे है। इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लंदन से रिलेटेड जो कंटेंट है, उधर शॉपिंग वॉपिंग टूरिज्म वगैरह, और क्या हो सकता है उधर की सिटी गाइड वगैरह, इसके ऊपर एक ब्लॉग बना हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस किस तरह से एंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सीपीसी, सीपीसी को हम ईपीसी भी कह सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, एक और चीज बता देता हूँ, कीवर्ड। आप लोग जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल कीवर्ड प्लानट से, तो आपके पास इस तरह से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ऐसे ही आ रही होती है ना। सबसे पहले कीवर्ड लिखा होता है, फिर उसका वॉल्यूम लिखा होता है, ठीक है, उसका फिर कंपटीशन लिखा होता है, और आखिर में क्या लिखी होती है, बिड लिखी होती है। बिड को हम सीपीसी भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात है ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपने कीवर्ड सर्च किया है जिसकी बिड लिखी है फॉर एग्जांपल $2 लिखी है, फॉर एग्जांपल 1 से $2 के दरमियान में है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीपीसी क्या चीज़ होती है। सर ऑफिशियल मोबाइल फोन वेबसाइट से स्पेसिफिकेशन और कॉपी कर सकते हैं। सोहेब इकबाल, आपको कल भी बताया था, आप कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करते रहेंगे तो आप एक किस्म का इरिटेट कर रहे हैं। या तो आप लेक्चर जो हो रहा होता है उसको गौर से सुना करें और अपनी जो दूसरे क्वेश्चन हमको साइड पे रखा करें। ये कल भी तकरीबन कोई 10 दफ़ा रिपीट किया था, आप कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। आई डोंट नो आप बार बार क्वेश्चन क्यों कर रहे होते हैं, या तो आप लेक्चर गौर से नहीं सुन रहे होते हैं, या आप लेक्चर सुनते हुए साथ साथ आपका दिमाग कहीं और पे हो रहा होता है। ठीक है, कल भी मैंने कोई इतनी दफ़ा एक पूरा लेक्चर दिया था, आपको बताया था तरीके से कि आप कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इमेज कॉपी करना है तो उसका क्या तरीका है वो भी बताया था। फिर भी आप आगे ऐसे क्वेश्चन करें, अगर आप इसमें से क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में मैं आपको बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा, मैं आपके क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि आप जब लेक्चर ही गौर से नहीं सुन रहे तो फिर मैं आपके क्वेश्चन क्यों उठाऊँ। ठीक है, तो टोटली आप इरिटेट कर रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसको मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ, जिसका जवाब दे चुका हूँ, आप दोबारा से आके उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। थोड़ा सा तो आप ग्रो करें। आप इतना पढ़ लिख के यहाँ पे आए हैं, उसके बाद आप बार बार एक ही चीज़, बार बार एक ही चीज़, सब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्या कल मैंने इसके बारे में नहीं बताया था आपको? कुछ 15-20 मिनट का लेक्चर दिया था इसके ऊपर। या तो आप लेक्चर नहीं सुन रहे हैं, या फिर आप जान के कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि चलो सर को इरिटेट करते हैं। एनीवेज हम लोग वापस आते हैं कीवर्ड के ऊपर। जब आप कुछ की सर्च कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड सर्च किया, फॉर एग्जांपल लंदन उसका नाम था, ठीक है, 10,000 लोग उसको सर्च कर रहे थे, ठीक है, उसका कंपटीशन भी क्या कहते हैं, तो वो लो था। उसके बाद आप लोगों ने नोट किया होगा आखिर में लिखा होता है बिड। बिड का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ जैसे कि एक ब्लॉग के ऊपर पोस्ट की हुई है मैंने, ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज आ रही है, यहाँ पर एड्स नजर आ रही है। जैसे हम लोगों ने प्रो पाकिस्तानी के ऊपर भी हमें क्या नजर आ रहा था, एड्स नजर आ रही थी, तो यहाँ पे एक एड नजर आ रही है। तो जैसे ही कोई बंदा इस एड के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके मुझे पैसे मिल जाएंगे। सवाल ये है कि वो पैसे देगा कौन। ठीक है, यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या वो पैसे हमें गूगल देगा या जिस बंदे की ये वेबसाइट है वो देगा। ठीक है, तो जिस बंदे की ये वेबसाइट है, जो चाहता है कि उसकी एड जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाए, उसने क्या किया है, उसने गूगल को, उसने अपने कीवर्ड को, फॉर एग्जांपल उसने ये कहा है कि जिस जिस वेबसाइट के ऊपर ये वाला कीवर्ड आ रहा है उस जगह पे क्या चीज आ जाए, मेरी एड शो होने लग जाए। ठीक है, अगेन से रिपीट कर रहा हूँ,
ये जो ऐड लगी हुई है कंपनी की, ठीक है, उसने क्या कहा है, उसने गूगल को कहा है कि जिस जिस वेबसाइट के ऊपर ये वाला कीवर्ड नजर आ रहा है, आप मेरी वेबसाइट की ऐड उस जगह पर दिखा दो, ठीक है। तो गूगल ने उसे कहा है कि आप इसका कितना पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि मैं इस ऐड का हर क्लिक का मैं जो हूँ $1 पे करूंगा, ठीक है। गूगल कहते हैं ठीक है आप $1 पे कर सकते हो, लेकिन क्या हुआ है, इसका एक कंपटीटर आ गया, यानी कि जो इस ऐड का, यानी कि इस कंपनी का कंपटीटर भी तो होगा ना, क्या ख्याल है, ठीक है। वो भी गूगल के ऊपर आ गया, उसने भी क्या कहा है उसने गूगल को कहा है कि जिस जिस वेबसाइट के ऊपर ये वाला कीवर्ड जा रहा है आप वहां पर मेरी ऐड लगा दो। गूगल ने कहा ठीक है, लेकिन आप मुझे पे कितना करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो भी कह देते हैं कि मैं $1 पे करूंगा, तो गूगल क्या करेगी, गूगल कहेगी कि हम आपकी ऐड शो नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बंदा इतने पैसे पे कर रहे हैं। तो अगर आपको अपनी ऐड शो करानी है तो इसका पैसे जो है आपको क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1.5 या 1.2 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बिड जो आपको नजर आ रही होती है, मिनिमम बिड और मैक्सिमम बिड, तो वो यही चीज है कि मिनिमम क्या है कि जो मिनिमम जो एडवर्टाइजर है वो कितने पैसे पे कर रहा है, वो $1 पे कर रहा है, और मैक्सिमम उसी कीवर्ड के कितने पैसे पे हो रहे हैं, $1.2 तक पे हो रहे हैं। समझ आ गई है बात, या फिर मैं किसी और तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये आपको समझ आ गई फिर आपको सीपीसी और आगे जाके कीवर्ड सेलेक्ट करने के में ज़रा आसानी होगी, ठीक है। सर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ड्राइंग एडोब फोटोशॉप में एक पिक्चर बनाकर दिखाता हूँ, शायद उस तरह से दोबारा से नज़र आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ये वेबसाइट है, ठीक है, और एक वेबसाइट ये है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों लोग आए हैं गूगल के पास आए हैं, समझे, ये गूगल है। ये दोनों लोग कहाँ पे आए हैं, ये दोनों लोग गूगल के पास आए हैं। इन दोनों ने क्या कहा है, इन दोनों ने कहा है कि हमारी वेबसाइट की ऐड जो है वो आप दूसरी मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर लगा दें, ठीक है। जो ये वाला बंदा था, फॉर एग्जाम्पल ये वाला बंदा था वो गूगल के पास आया, उसने कहा है कि आप मेरी ऐड शो कराओ, मैं आपको उसके $1 पे करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कह देता है कि मैं उसके $1 पे कर रहा हूँ, ठीक है। गूगल ने कहा ठीक है, आपका जो कीवर्ड है हम उसके हिसाब से आपकी ऐड हर जगह पर शो करवा देते हैं, ठीक है। इस ये वाला बंदा भी है, उसने कहा कि मेरा भी सेम ही कीवर्ड है, यानी कि इस कीवर्ड के ऊपर अगर कोई ब्लॉग बना हुआ है तो आप मेरी ऐड भी वहीं पे शो करा दो, ठीक है। तो उसने भी कहा है कि मैं $1 पे करूंगा। तो क्या ख्याल है, गूगल दोनों को $1 के ऊपर एक ही जगह पे ऐड शो कर सकती है। ये एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके शहर के अंदर एक मशहूर सा चौक है, ठीक है, वहां पे बैनर लगाने की जगह है, ठीक है। अगर दो दो ही लोग उनके पास आके एक ही कंपनी के पास आए कहेंगे कि इस जगह पे हमारा बैनर लगाओ, तो क्या कंपनी दोनों के बैनर तो नहीं लगा सकती, क्या ख्याल है, क्योंकि जगह ही एक है। तो कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है आप हमें ज्यादा पैसे दो तो हम आपका बैनर लगा देंगे, ऐसे ही करते हैं ना, क्या ख्याल है। तो गूगल ये कहती है कि अगर आपने भी बैनर लगाना है तो आप एक की जगह हमें $2 दो, क्योंकि ऑलरेडी एक बंदा इतने पैसे पे कर रहा है, ठीक है। तो बिट का सारा चक्कर यही है, जो सीपीसी है ना वो उसका सारा चक्कर यही है कि अगर आपको वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम बिट नजर आए तो इसका मतलब ये है कि इस साइट के ऊपर आपको $1 भी मिल सकता है, $2 भी मिल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये वाली चीज अब आपको समझ आ गई होगी। और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको बिट जो है वो 0 नजर आ रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि इस कीवर्ड के ऊपर जिसके ऊपर आपने ब्लॉग बनाया हुआ है, कोई भी एडवर्टाइजर जो है उसने ऐड नहीं लगाई हुई है। जब किसी एडवर्टाइजर ने ऐड ही नहीं लगाई हुई है तो गूगल उससे अर्निंग ही नहीं कर रहा है। जब गूगल उससे अर्निंग नहीं कर रहा है तो क्या ख्याल है, वो आपको भी पैसे नहीं दे सकते। ये बात भी समझ आ गई है। अगर आपको कुछ बिट के आगे 0 लिखा हुआ नजर आए या कुछ भी लिखा हुआ नजर आए तो उसका मतलब यह है कि आप जिस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, गूगल को उस कीवर्ड के ऊपर किसी और ने ऐड नहीं लगाई हुई है, ठीक है। और वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना बेस्ट है, कंपटीशन जितना कम होगा उतना बेस्ट है, बिड जितनी ज्यादा होगी उतना बेस्ट है अर्निंग के लिहाज से, ठीक है। एनीवेज हम लोग वापस आते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि अर्निंग कैसे हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल मैंने पब्लिश किया हुआ है फादर्स डे के गिफ्ट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे अपनी एड्स लगा दी है। एड्स यानी कि हम लोग अगर आप लोग भी चाहते हो
कि आप लोगों ने जो ब्लॉग क्रिएट किया और इस तरह से आपके पास वहाँ पे ऐड शो होने लग जाए और जैसे कोई बंदा क्लिक करे आपको हर क्लिक के ऊपर अर्निंग मिले, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जाना है एक प्रोग्राम का नाम है, इसका नाम है गूगल एडसेंस। इसको नोट डाउन करें। गूगल एडसेंस क्या है? गूगल एडसेंस जो है अगेन से ये भी गूगल की सर्विस है, जिस तरह से ब्लॉगर गूगल की सर्विस है, यूट्यूब गूगल की सर्विस है, ठीक है। इसी तरह से क्या है, गूगल एडसेंस भी गूगल की ही सर्विस का नाम है। ये सर्विस कैसे होती है, कैसे काम करती है? ये ऐसे काम करती है कि गूगल को, आपको पता है कि गूगल का जो पेज है वो दुनिया की सबसे मशहूर वेबसाइट है, ऐसी है कि नहीं बात? google.com जो है वो दुनिया की सबसे मशहूर वेबसाइट है, ठीक है। हर बंदा ये चाहता है कि गूगल के ऊपर जो भी चीज़ है, गूगल का जो सर्च रिजल्ट है उधर इनकी ऐड नजर आने लग जाए, यानी कि यहाँ पे उनकी वेबसाइट नजर आए। जब उनकी वेबसाइट यहाँ पे नजर आने लग जाएगी तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी वेबसाइट तक जाएंगे। लेकिन गूगल कहते हैं हमारे पास तो पेज ही सिर्फ एक है, ठीक है, हम लोग कितने लोगों की ऐड दिखाएंगे? आप एक या दो लोगों की दिखा देंगे जो हमें बहुत ज्यादा पैसे पे करेंगे, बाकी लोगों की एड्स हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते क्योंकि हम लोगों ने दूसरी वेबसाइट्स भी शो करवानी है। तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने कहा कि हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है एडसेंस। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो लोग गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं तो गूगल के पास वो एडवर्टाइजमेंट शो कराने की जगह नहीं है, तो गूगल क्या करेगी, उससे रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं उनको वो वाली एड्स जो है वो ट्रांसफर कर देगी। यानी कि अगर मैंने अपनी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट करानी है, मैं गूगल के पास जाऊंगा, गूगल देखेगी कि उसके सर्च इंजन के ऊपर जगह है या नहीं है, नहीं होगी तो गूगल क्या करेगी, उस एड को किसी ब्लॉगर के पास ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। यानी कि जो गूगल ने अर्निंग करनी थी वो वाली अर्निंग गूगल किसको दे देगा, गूगल वो वाली अर्निंग उस ब्लॉगर के ओनर को दे देगा जहाँ पे वो एड शो होगी, ठीक है। तो इसलिए गूगल ने इस चीज को प्रमोट करने के लिए क्या चीज निकाली, एक प्रोग्राम निकाला जिसका नाम उन्होंने रखा गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस यहाँ पे जो आपको एड्स नजर आ रही होती हैं ये गूगल एडसेंस की ही एड्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नजर आ रही है, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सबसे नीचे एड्स वगैरह नजर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आपको किस तरह से गूगल एडसेंस का अकाउंट मिल सकता है, ठीक है। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, इसको नोट डाउन कर लें। गूगल एडसेंस अकाउंट की रिक्वायरमेंट सबसे पहले ये है कि आपके ब्लॉग के ऊपर कम से कम 20 से 30 पोस्ट होनी चाहिए, कि आर्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे आर्टिकल या पोस्ट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो कॉपी पेस्ट नहीं होने चाहिए, वो सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। कॉपी पेस्ट हो गए तो ऑलरेडी गूगल के पास है, गूगल आपको क्यों देगा, ठीक है। नंबर वन ये है। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम 300 वर्ड आर्टिकल, यानी कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसकी लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 300 वर्ड होनी चाहिए। अगर आपके आर्टिकल की लेंथ 300 वर्ड से कम होगी तो गूगल इसको रिकग्नाइज नहीं करेगा, गूगल कहेगा ये इनफ, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं दे रहा है तो हम इसको एक अच्छा आर्टिकल कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी क्या चीज है, तीसरी चीज ये है 34 आर्टिकल मिनिमम 300 वर्ड। तीसरी चीज ये है कि आपके ब्लॉग के ऊपर स्पेसिफिक 3 पेजेस होने चाहिए, एट 3 पेजेस। कौन कौन से पेज होने चाहिए, अबाउट अस, आप लोगों को पता होगा आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वहां पे आपको अबाउट अस का एक पेज नजर आता है, ठीक है। आपने क्या करना है, अबाउट अस का पेज क्रिएट करना होता है। मैंने आपको बताया था पेज कैसे कहाँ से क्रिएट होता है, और उसके अंदर आपने बस ये लिख देना है कि आपका ब्लॉग किस चीज से रिलेटेड है, आप इसके ऊपर क्या क्या चीजें ऐड करने वाले हो, किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपके ब्लॉग को क्यों रीड करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही कि अबाउट अस सेक्शन के अंदर मैं क्या चीज लिखूं तो आप क्या कर सकते हो, रैंडमली किसी भी ब्लॉग के ऊपर जाओ या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पर देखो कि वहां पर लोगों ने अबाउट अस सेक्शन के अंदर क्या चीज ऐड की हुई है, ठीक है। अगेन से आपने कोशिश करनी है। अच्छा, इंटरनेट के ऊपर आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो उसका मिनिमम वर्ड जो है वो 300 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। पहला पेज आपके पास होना चाहिए अबाउट अस का। दूसरा पेज आपके पास होना चाहिए कॉन्टेक्ट अस का, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना ईमेल आईडी वगैरह लिख सकते हो। अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है या इवन ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप इसके ऊपर मेरे साथ रब्ता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा पेज आपका कितना होना, कौन सा है, तीसरा पेज होना चाहिए आपका प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी से क्या मुराद है, आप लोगों ने देखा होगा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी हर वेबसाइट पे होता है। इवन अगर आप लोग फेसबुक के ऊपर भी जाओ
तो उसके फूटर पे जाकर देखोगे तो आपको वहाँ पर भी क्या मिलेगा, प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज मिलेगा। इस पेज का क्या मकसद होता है क्रिएट करने का? इस पेज को क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि लेकिन कल हम लोगों ने जब यहाँ पे पढ़ा था ब्लॉगर, तो मैंने आपको बताया था ना कि स्टैट्स के अंदर डिटेल्स आ रही होती हैं कि कौन बंदा आपकी वेबसाइट पे ऑनलाइन है, कौन से मुल्क से आया है, ठीक है। इस तरह जैसे ही कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन आता है तो उसकी बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। अभी आपके पास सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, फ्यूचर के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस टूल्स जो है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो टूल्स क्या क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि मतलब किस जगह पे ऑनलाइन है, कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहा है, कौन सी विंडो यूज़ कर रहा है, कौन सा इंटरनेट यूज़ कर रहा है, वो मेल है या फीमेल है, उसकी एज क्या है, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट के विजिटर की मिल सकती है। तो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आपने एक पेज क्रिएट करना है, इसके अंदर आपने ये बताना है कि आपकी जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, मैं इस इंफॉर्मेशन को किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करूंगा, यानी कि किसी को सेल नहीं करूंगा आपकी इंफॉर्मेशन। अगर आपका नाम नजर आ रहा है, आपकी एज नजर आ रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, तो मैं आपकी इस इंफॉर्मेशन को किसी को शेयर नहीं करूंगा। अगेन से प्राइवेसी पॉलिसी में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज लिखनी है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट के किसी भी रैंडम वेबसाइट के ऊपर जाओ, जैसे कि प्रो पाकिस्तानी भी हो सकती है, उर्दू पॉइंट हो सकती है, और वहां पे देखो उन लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है। आप भी उसी टाइप का एक पेज क्रिएट करो और अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट कर लो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 के ऊपर एक और पेज होना चाहिए जिसका नाम है डिस्क्लेम, क्या वर्ड का बोलते हैं इसको, एक सेकंड मैं इसको वर्ड को देख लूं। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर ये ना, हाँ जी। डिस्क्लेमर क्या चीज होती है, कोई बताएगा अगर किसी को पता हो? डिस्क्लेमर क्या चीज होती है? अगर आप में से कोई बंदा मूवीज या टीवी वगैरह देखता है तो उसको वो इस कीवर्ड से उसको आगाही होगी कि आखिर इसका क्या मतलब होता है किसी को आइडिया कि डिस्क्लेमर का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई मूवी शुरू होती है या टीवी के ऊपर ड्रामा शुरू होता है तो उससे पहले एक मैसेज लिखा हुआ नजर आता है, इन जिसके ऊपर लिखा होता है कि तमाम किरदार इस फिल्म के अंदर या इस ड्रामे के अंदर फर्जी हैं। अगर ये आपकी जिंदगी के साथ मिल रहे हैं तो ये बाय चांस हुआ है, हम लोगों ने बाय टेंशन नहीं किया। आप लोगों ने नोट किया होगा इस तरह से लिखा हुआ आ रहा था कभी कोई मूवी शो होती है। एक बार आप बताएं कमेंट सेक्शन में कभी आपने इस तरह से कुछ देखा है उसके अंदर मूवी शुरू होने से पहले या ड्रामा शुरू होने से पहले, या इवन अब तो क्या कहते हैं यूट्यूब की कुछ वीडियोस हैं, वो लोग भी अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर का मैसेज देते हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर का क्या मैसेज है? डिस्क्लेमर के आपने एक पेज क्रिएट करना है, उसके अंदर आपने क्या लिखना है, उसके अंदर आपने ये बताना है कि मैं अपने ब्लॉग के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने हेल्थ से रिलेटेड एक ब्लॉग बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने एक आर्टिकल लिखा है कि अगर आपके सर के अंदर दर्द हो रहा है, अगर आपको कोरोना वायरस हो गया तो आप ये वाली मेडिसिन खा लो, ठीक है। एक बंदे ने क्या किया, आपका आर्टिकल पढ़ के वो वाली मेडिसिन खा लिया, उसके बाद क्या हुआ, वो बंदा मर गया, तो क्या ख्याल है उसके घर वाले आपके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते हैं? आपने कोई मेडिकल टिप दी है कि फला मेडिसिन खा लो, उसके बाद क्या है वो बंदा मर गया, तो उसके घर वाले क्या कर सकते हैं, आपको सू कर सकते हैं और आपके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, आपको जेल हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस चीज से बचने के लिए एक डिस्क्लेमर का पेज क्रिएट करना है, ठीक है। और उस पेज के अंदर क्या कहना है आपने, तो आपने उसके अंदर कहना है कि मेरे ब्लॉग के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये सारी की सारी मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको इससे कोई फायदा हो रहा है तो या ये अगर आपको उससे कोई फायदा हो रहा है या उससे कोई नुकसान हो रहा है, इसका मेरे से कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो आपने ये वाला पेज क्रिएट करना है। जब आप ये वाला पेज क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद जो भी कुछ होगा उसके लिए कोई बंदा आपको इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। ये थोड़ा सा एक लीगल पेज होता है, ठीक है। अगेन से हम बात कर सकते हैं कि हमने डिस्क्लेमर के पेज के अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। आपने यही चीज़ ऐड करनी है जो आपको बताया। अगर आपने मजीद जानना है क्या चीज़ ऐड करनी है, आप रैंडमली किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, जैसे कि उर्दू पॉइंट हो गए, प्रो पाकिस्तानी हो गए, कोई भी हो गया, आप उसके ऊपर चले जाओ और वहां पर जाकर देखो कि उन लोगों ने क्या क्या चीजें लिखी हुई, आप भी उसी तरह का
अपने वर्ड्स के अंदर लिख लो। ठीक है, तो आपने ये 4 पेजेस क्रिएट करना है। ये 4 पेजेस क्रिएट होना जरूरी है। अगर ये पेजेस क्रिएट नहीं होंगे तो गूगल जो है, गूगल एडसेंस जो है वो आपके अकाउंट को अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, आखिर में चौथी चीज क्या है, आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए नीचे, www.com। ठीक है, अभी आप लोगों ने जो ब्लॉग के ऊपर ब्लॉगर बनाया है तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास डोमेन नेम नहीं आ रहा होता है, बल्कि आपके पास फ्री लिंक, फ्री वाला डोमेन नेम आ रहा होता है। तो गूगल एडसेंस कहता है कि अगर आपने हमारे साथ काम करना है तो आपको डोमेन नेम परचेज करना होगा। ठीक है, अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो हम आपके अकाउंट पे अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई है। तो आप इसके अलावा क्या चीज़ होना चाहिए आपके पास, एक गलत डोमेन नेम होना चाहिए। और क्या चीज़ थी मेरे ध्यान में, कुछ समझ में नहीं आ रही, याद नहीं आ रही, मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें थी। मिनिमम इतनी कोर्स होने चाहिए। ठीक है, हाँ, ये वाली चीज़ें जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि अगर आपने सारे के सारे काम कर लिए हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप गूगल एडसेंस के पेज पर जाएंगे और वहाँ पर जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे। ठीक है, जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हो, अगेन से आपको कोई नया अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, आप अपने जीमेल के ही अकाउंट से यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और वहाँ पर जाके अपनी जो डोमेन है उसको सबमिट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई विजिटर की नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई विजिटर नहीं आ रहा है, इसका कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, एनीवेज हम लोग वापस आते हैं। जब आप ये सारा काम कर लेंगे, आप गूगल एडसेंस की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहां पर जाकर जो है अपनी एप्लीकेशन दे देंगे। जब आप अपनी एप्लीकेशन दे देंगे, गूगल जो है वो आमतौर पे 24 घंटे से 3 दिन लगाता है। 3 दिन के अंदर अंदर वो आपको बता देता है कि अगर आपने सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, अच्छा आपने कंटेंट लिखा है, तो गूगल आपकी जो है एड्स को अप्रूव कर देता है। आपके अकाउंट को क्या कर लेता है गूगल, आपके अकाउंट को अप्रूव कर, जब आपके अकाउंट को अप्रूव कर लेता है उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस तरह से अपने ब्लॉग के ऊपर एड्स वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो वो है वहां जाके अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने ब्लॉगर पे जाओ, अर्निंग के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर जाके अप्लाई भी आप कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप गूगल एडसेंस की वेबसाइट के ऊपर ही जाओ, आप लोग अर्निंग के ऊपर जाओ और वहां जाकर भी इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन लिखी हुई है, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। तो आप अप्लाई कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन आ गए कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या कर सकते हो, एड्स वगैरह को ऐड कर सकते हो। जैसे एड्स ऐड हो जाएंगी, फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर आएंगे वो एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको उसके फिर पैसे मिलते रहेंगे। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के जो शैतानी दिमाग है उन्होंने ये बात सोची होगी कि क्यों ना हम अपनी एड्स के ऊपर खुद ही क्लिक कर लें। क्या ख्याल है, किस किसने सोची है, हम या अपने रिलेटिव्स को ये कह दें या अपने फ्रेंड्स वगैरह पे बात कह दें, कितने लोगों ने ये बात सोची है, जरा सच सच बताना है। तो मोहम्मद खान, मैंने आपको क्या कब कहा है कि आप अभी से अप्लाई कर लो, आप ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तो अप्लाई करोगे ना। ठीक है, देखें काफी सारे शैतानी दिमाग है, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि हम अपनी एड वगैरह के ऊपर खुद क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, आपने इनको फॉलो करना है। ठीक है, रूल्स क्या है कि आपने किसी ने डोंट आस्क एनीवन टू क्लिक ऑन योर एड्स। ठीक है, और डोंट क्लिक ऑन योर ओन एड्स। आपने कभी भी किसी को नहीं कहना है कि वो आपकी एड्स के ऊपर क्लिक करे। अगर आप कहेंगे तो गूगल को एक बात पता चल जाती है। आप लोगों को पता होगा कि जो वेबसाइट्स हैं जैसे कि google.com है, facebook.com है, ये वेबसाइट्स, इन वेबसाइट्स के ऊपर एक किस्म के आपकी कंप्यूटर के पूरे एक्सेस होते हैं। वो इजीली देख सकते हैं कि आप फेसबुक के ऊपर किसको क्या मैसेज कर रहे हो, इवन या व्हाट्सएप के ऊपर किसको क्या मैसेज कर रहे हो, या किसी को क्या ईमेल कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाली हरकतें नहीं करनी। अगर आप इस तरह से कहोगे किसी को तो गूगल क्या करेगा, आपके एडसेंस के अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। और अगर आपका एडसेंस का अकाउंट ब्लॉक हो गया तो आपको उससे कभी भी अर्निंग दोबारा से नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों ने ये 2 ही रूल हैं, इससे ज्यादा कोई रूल नहीं है, इन रूल्स को फॉलो करना है। कि आपने किसी को क्लिक करने के लिए नहीं कह रहे हैं और दूसरा आपने किसी को खुद से भी क्लिक नहीं करना। ठीक है, और इसमें पैसे किस तरह होते हैं,
कि गूगल एडसेंस में पैसे किस तरह से विड्रॉ होते हैं। गूगल एडसेंस के ऊपर जब आप अकाउंट बनाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं पैसे विड्रॉ करवाने की। नंबर वन, आप वहाँ पे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे ले सकते हो, और दूसरा आप वहाँ पे गूगल को ये भी कह सकते हो कि आप मुझे चेक भेज दो। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें जो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है वो वेस्टर्न यूनियन है, क्योंकि उससे आपके मिनटों के अंदर पैसे मिल जाते हैं। चेक जो है वो उसको आने में ही आपको 1-2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, फेस टू फेस कहने की जरूरत भी नहीं है। एक चीज है बस उसको लीगली तरीके से चलें। कोई ट्वीट करता करे, नहीं करता ना करें। दो नंबरी काम जरूर करना है, फेस टू फेस कहना है या किसी को किसी तरह से कहना। बल्कि मैं तो उसको चीटिंग कंसीडर करता हूँ कि आप किसी से जानबूझ के क्लिक करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, आपने इन चीजों को कंसीडर करना है। और अगेन से कह रहा हूँ, अगर आपने ये वाली सारी की सारी रिक्वायरमेंट एक हफ्ते के अंदर पूरी कर ली है, अगले हफ्ते से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई वो वाला चक्कर नहीं है जैसे कुछ स्टूडेंट कह रहे होते हैं, सर मैं बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, मुझे गिग के ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहा है। सर मैंने गिग इतना अच्छा बनाया था, मुझे फिर भी ऑर्डर नहीं आया है। सर मैंने क्लाइंट से बात की थी, उसने मुझे ऑर्डर नहीं किया। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसके अंदर आप ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करें, गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करें, और आपकी अर्निंग जो है उससे नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगी। और आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जो ई रोजगार के स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस ही यही होती है कि वो अपना ब्लॉग बना के उससे अर्निंग शुरू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे उनको ये ज़्यादा आसान तरीका है एज कम्पेयर टू फ्रीलांसिंग, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्लाइंट का वेट नहीं करना पड़ता है कब वो आपको ऑर्डर करेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डोमेन के बाद, हाउ टू बाय डोमेन। ठीक है, वैसे तो मैंने कल भी आपको बताया था कि इंटरनेट के ऊपर काफी सारी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल godaddy.com है। ठीक है, name.com की वेबसाइट name.com है। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट्स हैं, आप लोग इनके ऊपर जाके डोमेन परचेज कर सकते हो। लेकिन आप जब आप इन वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी या डेबिट कार्ड की जरूरत होगी। तो अगर इन केस आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो कर सकते हो लोकल किसी पाकिस्तानी से डोमेन नेम परचेज कर लो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, गूगल के ऊपर सर्च करोगे, आपको पाकिस्तानी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि डोमेन नेम सेल और परचेज कर लेंगे। ठीक है, आप उनको फिर इजी पैसा से या जैज कैश वगैरह से क्या कर सकते हो, पैसे देकर डोमेन परचेज करवा सकते हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा आसान काम है। ये मेरे तकरीबन ये 9वां बैच है। 8वें बैच के अंदर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स वैसे भी होते हैं, उनकी ब्लॉग बनाने के 2 या 3 दिन के बाद ही, या 2 या 3 वीक के बाद ही क्या कहते हैं उनकी अर्निंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो आप लोग भी इस तरह से काम करें। अगर आपने फ्रीलांसिंग आपको समझ नहीं आ रही है, या अगर आपको लगता है कि फ्रीलांसिंग के अंदर आपको वेट करना पड़ता है, तो आप लोग ये दूसरी चीज़ों के ऊपर रिलाय कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, हम उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक। ये तो था ऐड। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, इम्प्रेशन कॉस्ट पर माइल। ठीक है, इसका क्या होता है, कॉस्ट पर माइल या इम्प्रेशन। ये चले माइल्स ही पढ़ लेते हैं। माइल्स क्या चीज होती है? माइल्स होती है 1000। ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा ना कि माइल्स का मतलब होता है 1000। पाकिस्तानी वेबसाइट गूगल कर लें। ठीक है, दूसरी क्या चीज है, ये हमने पढ़ा था सीपीसी कि आपकी अर्निंग किस तरह से हो सकती है। दूसरी क्या चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरी हम लोग चीज पढ़ रहे हैं नंबर 2, पैसे कमाने का तरीका, कॉस्ट पर माइल्स, यानी कि जिसको हम क्या कह सकते हैं, इम्प्रेशन या 1000 भी कह सकते हैं। अब इसमें किस तरह से अर्निंग होती है, इसमें से इस तरह से अर्निंग होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट शुरू करने से पहले नेक्स्ट स्टेप, मैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ, उनको जवाब दे दूँ। तो आपकी जब आप लोग अपनी डोमेन नेम परचेज कर लेते हैं तो उसकी यहाँ पे ऑप्शन होती है सेटिंग के अंदर, आप लोग अपनी डोमेन नेम को वहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अपनी डोमेन नेम परचेज कर लेंगे तो मैं आपकी यहाँ पे हेल्प कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि किस तरह से इस चीज़ को सेट करते हैं। दूसरा क्या, आप इसको गूगल भी कर सकते हो। तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे उन्होंने खुद ही स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि किस तरह से आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो। ठीक है, डोमेन नेम इस तरह सेट होता है। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, जो और सर जो 2 चीज क्रिएट करेंगे तो क्या उसे भी अपडेट करना पड़ेगा?
जो आप 20 या 30 पोस्ट क्रिएट करेंगे तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बस आपने 30 पोस्ट क्रिएट कर दिया उसके बाद अपने ब्लॉग को भूल जाएं। अगर आप अपने ब्लॉग के ऊपर मजीद पोस्ट ऐड नहीं करेंगे तो लोग आपके ब्लॉग के ऊपर नहीं आएंगे। तो आपने क्या करना है, डेली बेसिस के ऊपर 1 या 2 पोस्ट लगातार ऐड करते रहना है जब तक आप अर्निंग करना चाहते हैं। हमजा सही मैंने आपको अभी रिपीट किया है। पाकिस्तानी वेबसाइट आप गूगल कर लें, आपको काफ़ी सारी कंपनीज मिल जाएंगी। मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई कंपनी सजेस्ट कर दूं, उसने आपको साथ फ्रॉड कर दिया तो आप मेरे जिम्मे पड़ जाए। तो खुद से सर्च करें और खुद से उसके ऊपर काम करें, ठीक है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है इंटरेस्टिंग। विजिटर मोहम्मद तारिक, विजिटर का एडसेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर नहीं आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि गूगल आपकी ब्लॉग को अप्रूव नहीं करेगी, ठीक है। विजिटर का क्या है विजिटर का आपको दो फायदा होता है कि यानी कि अगर आपके आपके पास एड्स आ गई हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग नहीं होगी। तो विजिटर इंक्रीज कैसे होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल जो इस चीज़ को कर रहा हूँ इस चीज़ पर फोकस करें कि एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास विजिटर की कोई भी रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपके ग्रुप के अंदर ही मैं देख रहा था कोई बंदा है, वो भी क्या कहते उसने भी क्या कहते हैं डोमेन परचेज की हुई है, तो आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। आसिफ के नाम से शायद कोई था, आसिफ नहीं याद, ऐसे कोई नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, आप उनसे भी ले सकते हैं। कमर शहजाद, अगर आपके पास एडसेंस वाला सॉरी यूट्यूब का एडसेंस है तो आप उसको भी कर सकते हैं। अपने एडसेंस के ऊपर लॉगिन हो जाएं, ठीक है, और वहाँ पे वेबसाइट ऐड करने की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी यूट्यूब का एडसेंस मौजूद है तो ठीक है, उसके लिए फिर आपको नया एडसेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो रखा हो तो वेस्टर्न यूनियन के अंदर कौन सी रकम होती है, जरा मुझे ये तो बताएं। गजनफर अब्बास, ये क्या क्वेश्चन किया। वेस्टर्न यूनियन के अंदर कैसे रकम होती है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन की तो रकम होती है, आपके पास कोड होता है, आप वेस्टर्न यूनियन के एजेंट के पास जाते हैं, वो आपको पैसे दे देते हैं, ठीक है। चलिए मजीद क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कॉस्ट पर इंप्रेशन या माइल्स, जिसको हम 1000 कहते हैं, यानी कि 1000 विजिटर्स कह सकते हैं। वेबसाइट व्यूज क्या देखेंगे, इसको समझने से पहले हमें यहाँ पे दो चीजें समझना जरूरी है। दो चीजें कौन सी चीजें समझना जरूरी है कि विजिटर और इंप्रेशन के अंदर क्या फर्क होता है, ठीक है। विजिटर वर्सेस इंप्रेशन, ठीक है। विजिटर का क्या मतलब है, विजिटर का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, मैं इसके ऊपर गया हूँ तो गूगल को क्या नजर आएगा या आपको क्या नजर आएगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग यानी कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है। आपकी वेबसाइट के ऊपर एक बंदे ने विजिट किया, ठीक है। अच्छा, आप लोग जब डोमेन परचेज करेंगे तो आपने कोशिश करनी है .com परचेज करें। दूसरी भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा .com करें क्योंकि लोग जो हैं वो .com को याद रखने वाला, ठीक है। अब आप सब लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन है, आप यहाँ पे 75 लोग ऑनलाइन हैं, ठीक है। एक बंदा इस वेबसाइट के ऊपर आया है, ठीक है। हम लोग ये कह लेते हैं कि 100 बंदे इस वेबसाइट के ऊपर आए हैं, तो इस वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर आ जाएंगे, हम उसको कितने विजिटर्स काउंट करेंगे। एक वेबसाइट के ऊपर आपने एक ब्लॉग क्रिएट किया है, आपने उसके ऊपर आर्टिकल पोस्ट किया है, उसको 100 बंदों ने आके रीड किया है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर आ गए, कोई बताएगा मुझे, फटाफट से बता दें। गलत बता दें, अब अभी हमने कोई चीज़ पढ़ी थोड़ी है, जो भी आपके जहन में जवाब आ रहा है आप वो जवाब दें। आपने ब्लॉग क्रिएट किया, ठीक है, वहाँ पे आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल को 100 बंदे ने पढ़ा, तो आपके पास कितने विजिटर आ गए, 100 विजिटर आ गए, बिल्कुल ठीक जवाब, ठीक है। अब क्या हुआ है, उन्हीं 100 बंदों ने जो आपने जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सब लोग, 100 बंदे आ गए, ठीक है। उन 100 में से 10 लोग ऐसे थे उन्होंने आपकी वेबसाइट के 2 और आर्टिकल पढ़े हैं, तो कोई मुझे बताएगा अब कितने विजिटर आ गए। यानी कि 100 बंदे आपकी वेबसाइट के ऊपर आए थे जिन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा और उसके बाद आपकी वेबसाइट को बंद कर दिया, ठीक है। नंबर 2 क्या हुआ, नंबर 2 ये हुआ कि उन 100 में से ऐसे लोग 10 लोग ऐसे भी थे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी वेबसाइट को बंद नहीं किया बल्कि उसी आर्टिकल को दोबारा से रिफ्रेश करके पढ़ा है। तो मुझे बताएंगे अब कितने विजिटर आएंगे,
आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि 100 बंदे आए थे आपकी वेबसाइट के ऊपर, आर्टिकल पढ़ा और चले गए। ठीक है, उनमें से जो 10 लोग ऐसे थे, उन्होंने क्या किया, 2 आर्टिकल्स को मजीद पढ़ा, यानी कि एक आर्टिकल को मजीद पढ़ा। तो अब आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर आ गए? तो आपकी वेबसाइट के ऊपर 102। आपकी वेबसाइट के ऊपर अभी भी 100 ही विजिटर आएंगे। इंक्रीज क्या होगा, वो जो उन्होंने 10 लोग थे वो इंप्रेशन होंगे, यानी कि इंप्रेशन किसको हो गए। हाँ जी, ये बात समझ आई है। 102 क्यों कह रहे हैं, 110 कहें, 2 का तो कोई चक्कर ही नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया हूँ, इस वेबसाइट के ऊपर क्या हुआ है, एक विजिटर काउंट हो गया। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया है तो विजिटर अभी भी एक ही रहेगा, लेकिन इंप्रेशन क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ आ गई है। यानी कि अगर मैं इसको 10 दफ़ा इस आर्टिकल को रिफ्रेश करता हूँ या इसी वेबसाइट के 10 मुख्तलिफ आर्टिकल्स को पढ़ता हूँ तो विजिटर वही रहेगा। इंक्रीज क्या चीज़ होती है, इंक्रीज नंबर ऑफ इंप्रेशन होते हैं। ये बात समझ आ रही है। इंप्रेशन और विजिटर का डिफरेंस क्या है। बिल्कुल ठीक जवाब दिया है काफी सारे लोगों ने। यानी कि एक वेबसाइट है, उसके ऊपर एक बंदा गया है, ठीक है, उस वेबसाइट का एक विजिटर काउंट हो जाएगा। उसी बंदे ने उस आर्टिकल को 3-4 दफा रिफ्रेश करके दोबारा दोबारा पढ़ा है या दूसरे आर्टिकल्स को पढ़ा है तो नंबर ऑफ विजिटर एक ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, उसके इंप्रेशन इंक्रीज होते जाएंगे। तो गूगल आपको क्या करता है, गूगल एडसेंस की सबसे मजे की बात यह है कि एक बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है, ठीक है, उसको ये एड नजर आए तो उसने एड्स के ऊपर क्लिक नहीं किया है, ठीक है। तो गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि कोई इशू नहीं है, अगर लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं और वो एड्स के ऊपर क्लिक नहीं कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, हम आपको फिर भी पैसे देंगे। लेकिन फिर किस तरह से पैसे देंगे, फिर वो आपको पैसे देंगे हर 1000 इंप्रेशन के ऊपर। ठीक है, गूगल ये कहता है कि अगर 100 बंदे आपकी वेबसाइट के ऊपर आए थे या 1000 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए थे, उन्होंने आपकी एड्स के ऊपर क्लिक नहीं किया, लेकिन हम फिर भी आपको पैसे देंगे। लेकिन कब देंगे, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से 1000 इंप्रेशन आ जाएंगे। नहीं, विजिटर कमर शहजाद विजिटर नहीं होगा। अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, ठीक है, और उसने 24 घंटे के अंदर आपकी वेबसाइट को 1000 दफा विजिट किया है तो विजिटर एक ही काउंट होगा। विजिटर दोबारा से कब काउंट होता है, 24 घंटे के बाद होता है। ठीक है, ये बात आई होप समझ आ गई होगी। तो गूगल कहता है कि एक बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया, ठीक है, मुझे ये ऐड नजर आई, मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया, ठीक है, मुझे दूसरी ऐड नजर आई, मैंने इसके ऊपर भी क्लिक नहीं किया। तो गूगल कहता है कि एक बंदा जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है, ठीक है, उसने चाहे एड्स के ऊपर क्लिक नहीं किया लेकिन उसकी एड्स के ऊपर नजर तो पड़ी है ना, क्या क्या है, कहीं ना कहीं ये इमेज मेरे दिमाग के अंदर तो गया, कहीं ना कहीं मैंने इस कंपनी का नाम तो पढ़ा है, कहीं ना कहीं मैंने इस ऐड को थोड़ा सा पढ़ा तो है, मेरी मुझे नजर तो आया। तो गूगल कहता है क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगी हुई थी, ठीक है, और आपकी एड्स को लोगों ने ऐसे करके देखा है, क्लिक नहीं किया, वो अलग बात है। तो गूगल क्या कहता है, मैं आपको हर 1000 इंप्रेशन के ऊपर आपको पे करूंगा। ठीक है, बात समझ आ गई है। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आ रहे हैं लेकिन वो एड्स के ऊपर क्लिक नहीं कर रहे हैं तो फिर भी गूगल क्या करेगा, आपको हर 1000 इंप्रेशन के ऊपर आपको पे करता जाएगा। हाँ जी, वैसे इस तरह से इंप्रेशन होंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। पहली चीज क्या थी, गूगल हमें हर क्लिक के ऊपर पे करते हैं। दूसरी चीज क्या है, गूगल हमें हर 1000 इंप्रेशन के ऊपर क्लिक करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास में प्रो पाकिस्तानी की एग्जाम्पल लेता हूँ, वहाँ पे जरा पाकिस्तानी एड्स आ रही होती हैं तो आपको वहाँ पे ज्यादा समझ आएगा। मैं यहाँ पे प्रो पाकिस्तानी के ऊपर आया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, कोई खतरनाक सा आर्टिकल ओपन करता हूँ, चले ऐसे रैंडम जो ओपन, ये वाला ओपन करता हूँ, B2B मार्केटिंग वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं आया हूँ इस ब्लॉग के ऊपर, मुझे यहाँ पे कितनी एड्स नजर आ रही हैं, एक सेकंड ये लोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पर एक ऐड ये नजर आ रही है जो भी लोड हो रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कितनी ऐड नजर आई है, आप लोग अब आप इस चीज को काउंट करें। मुझे एक ऐड ये नजर आई है, एक, ठीक है, मुझे दूसरी ऐड नजर आई है, मुझे तीसरी ऐड नजर आई है, मुझे चौथी ऐड नजर आई है, ठीक है, 4 के बाद मुझे 5वीं ऐड नजर आई है,
कितनी सारी एड्स आए। तो अब मुझे ये बताएं मेरे कितने इंप्रेशन काउंट हुए, एड्स के इंप्रेशन कितने काउंट हुए। मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया हूँ, मुझे यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 एड्स नजर आई हैं, ठीक है, और मैंने किसी के ऊपर भी क्लिक नहीं किया है। तो कितने इंप्रेशन, मैंने कितनी मुख्तलिफ एड्स देखी हैं, मैंने 5 मुख्तलिफ एड्स देखी हैं। तो इसका क्या मतलब है, मेरे 5 इंप्रेशन काउंट हुए। ऐसी बात है कि नहीं है, ये सारी की सारी एड्स क्या हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो मेरे कितने एड्स काउंट हुए हैं, 5 इंप्रेशन काउंट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1000 इंप्रेशन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि 1000 मुख्तलिफ लोग, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक ही बंदे को अगर 5 इंप्रेशन एड्स नजर आ रही हैं, तो 1000 करने के लिए मुझे कितनी एड्स देखनी पड़ेगी, इसके 1000 का मतलब ये कि मुझे 50, अगर मैं पेजेस के ऊपर विजिट कर रहा हूँ एक ही बंदा, तो उसका 1000 इंप्रेशन काउंट हो जाएंगे। ठीक है, चलें जी, सबने सही जवाब दिया, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें कितने पैसे पे करेगी, हाउ मच दे पे यू फॉर 1000 इंप्रेशन। ठीक है, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ये गूगल की अपनी मर्जी है। गूगल देखेगी कि किस कंट्री से विजिटर आया है, उसने इस आर्टिकल को कितनी देर बैठ के पढ़ा है, कितनी देर तक उसने ये अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे जल्दी से स्क्रॉल डाउन कर दिया है तो मुझे ये ऐड इतनी अच्छी नजर नहीं है ये, लेकिन मैं अगर इस तरह से फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल को पढ़ने लग गया हूँ तो 3 एड्स मेरे पास 1 मिनट तक लोड होती रहेंगी, तो गूगल उसका मुझे अलग पे करेगा। एक विजिटर आया, उसने बस जल्दी से ऐसे आर्टिकल पढ़ लिया, तो गूगल उसका अलग पे करेगा। तो इसका कोई भी फार्मूला नहीं है, गूगल खुद से डिसाइड करेगी कि आपको हर 1000 इंप्रेशन के ऊपर कितना पे करना है, और वो किस बेस के ऊपर करेगी, वो आपके विजिटर की एक्टिविटी के बेस के ऊपर करेगी कि आखिर उसको ये ऐड कितनी देर तक नजर आ रही है। ठीक है, ये बात समझ आ गई सब लोगों को। दूसरा हमें किस तरह से पे होगा, तो जो आप दोस्तों, ठीक है, आप लोगों को सीपीसी की समझ भी आ गई है। ठीक है, आप लोगों को नंबर 2 कॉस्ट पर इम्प्रेशन की या कॉस्ट पर माइल भी कह सकते हैं, या 1000 पर विजिटर, उसकी भी समझ आ गई कि गूगल आपको कितना पे करेगी, वो मैंने आपको बता दिया। वो टोटली डिपेंड करता है आपके यूजर की एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, वो किस कंट्री से आ रहा है, वो कितनी देर आपकी वेबसाइट के ऊपर ठहरा हुआ है। ठीक है जी, हम लोगों ने ये 2 चीजें पढ़ ली हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसके लिए आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आप कहीं पे अप्लाई नहीं करेंगे। आपने गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये दोनों चीजें आपको उसी में ही मिलेंगी। ठीक है, यानी कि आपने बस एक दफा एड्स लगा दी है, क्लिक करेंगे, को लोग क्लिक करेंगे तो आपको उसके पैसे मिलते रहेंगे, लोग क्लिक नहीं करेंगे बल्कि 1000 विजिटर आपकी वेबसाइट पर जाते जाएंगे, तो आपको उसके पैसे भी मिलते चले जाएंगे। यहाँ तक किसी और क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, तो आप पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में आ गया। साजिद नजीर, अभी तो मैंने आपको उसका जवाब दिया है। क्या आप लेक्चर गौर से नहीं सुन रहे थे? अभी भी तो मैंने आपको बताया कि वो कितना पे करेंगे 1000। किसी और का कोई क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लें, वरना लोग फिर आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन आया है खालिद मंसूर का, इनका मैं आंसर करता हूँ। अच्छा, और ये चीज मैं बताना भूल गया था, दोबारा से करता हूँ। मैं गूगल एडसेंस पे, ठीक है, गूगल एडसेंस कब पे करता है, गूगल एडसेंस आपको जब पे करता है व्हेन यू अर्न मिनिमम 100। ठीक है, यानी कि जैसे ही आपके पास 100 अर्न हो जाते हैं तो गूगल आपको आपके पैसे आपको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आपको ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको देख लेता हूँ। सर ऐड खुद ऐड हो जाएगी या नहीं? ऐड खुद ऐड नहीं होगी, जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो वहाँ पे ऑप्शन होती है अर्निंग वाली, जो ऑप्शन है ये वाली ऑप्शन जो है आपके पास एक्टिव हो जाएगी, तो आप यहाँ से एड्स लगा सकते हैं। ठीक है, इसी में लिखा है सर अबाउट अस का पेज कैसे क्रिएट करेंगे। कल आपको बताया था पेजेस क्रिएट करने की यहाँ पर ऑप्शन है,
लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आप जाके पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्वेश्चन आया है सर, व्हाट अबाउट जैसे उर्दू इंग्लिश? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश ब्लॉग बनाएं, क्योंकि इंग्लिश ब्लॉग जो होता है वो पूरी वर्ल्ड के लिए होता है। अब उर्दू ब्लॉग किन लोगों के लिए होता है? उर्दू ब्लॉग सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए होता है, और पाकिस्तान में भी अगर आपको पता हो मेजोरिटी ऑफ जो लोग होते हैं वो इंग्लिश ब्लॉग ही पढ़ते हैं, उर्दू ब्लॉग बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मीन कितने ये आपने क्या क्वेश्चन किया है रिंशा फिरोज? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। कंट्रोल उदय कंट्रोल सर, फ्री डोमेन नहीं है। नहीं जी, फ्री डोमेन काफी नहीं है, उसके लिए आपको पेड डोमेन लेनी पड़ेगी। फ्री के अंदर आप ब्लॉगिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अर्निंग करनी है तो उसके लिए आपको डोमेन नेम परचेज करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अगर किसी ने ऐड ब्लॉकर किया हो, अगर किसी ने अपने कंप्यूटर के अंदर ऐड ब्लॉकर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली उसको ऐड नजर नहीं आएगी और आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए ब्लॉगर जो होते हैं वो लोग जो हैं वो इसके खिलाफ होते हैं कि लोग ऐड ब्लॉकर को यूज करें। इंग्लिश बिकॉज उर्दू अगर लिमिटेड होगा, ठीक है सर, कोई ट्रस्ट वर्दी ऐप बता दें, फ्रॉड भी हो सकता है। डोमेन परचेज करने में मैंने आपको बताया तो है, अगर आप इंटरनेशनल वेबसाइट से परचेज करेंगे, GoDaddy है, name.com है, या Namecheap डॉट के नाम से है, काफ़ी सारी वेबसाइट है, वहाँ से परचेज कर लें, वो सब ट्रस्ट वर्दी हैं। अगर आपको फिर भी ट्रस्ट का कोई इशू हो रहा है तो गूगल पे ऊपर उसका रिव्यू पढ़ लें कि ऑलरेडी जो उसके कस्टमर हैं वो किस तरह से इसको कर लें। मोहम्मद रशीद, क्या आपने एक लेक्चर को अभी स्टार्ट किया जो आप ये इतना बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं? दोबारा से लेक्चर को देखें, बल्कि आज के लेक्चर को भी नहीं, कल के लेक्चर को भी देखें। आसिफ खान, अभी हम लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग नहीं पढ़ी है, अभी मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले आपको यहाँ पे चीज़ें पढ़ाना शुरू की थी। ये चीज़ें अभी हम लोग वन बाय वन जा रहे हैं, जो जो चीज़ आ रहे हैं प्लीज़ अभी उसके ऊपर फोकस करें। एफिलिएट मार्केटिंग अभी हम अभी स्टार्ट करता हूँ, पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ। बिल्कुल सानिया वहाब, ये जो आपने क्वेश्चन किया ये बहुत डिटेल आंसर मैंने इसका कल दिया था, तो आप कल वाले लेक्चर को देखें। सर मैक्सिमम कितने लोग क्रिएट कर सकते हैं पर पर्सन? मोहम्मद शुएब, आप अनलिमिटेड ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं जितना आपका दिल चाहे। चूज इंटरनेशनल प्रोवाइडर्स, बिल्कुल मैं भी कहूँगा कि आप इंटरनेशनल प्रोवाइडर को चूज करें। सुबह से कुछ गुस्से में लग रहे हैं? नहीं, मैं तो कोई गुस्से में नहीं हूँ, मैं गुस्सा करता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एडसेंस अकाउंट एक दफ़ा ही एक्टिव, बिल्कुल एडसेंस आपका अकाउंट एक दफ़ा ही एक्टिव करना पड़ता है। अगर किसी वजह से वो ब्लॉक हो गया है तो आपको गूगल दोबारा से एडसेंस का अकाउंट नहीं देता है। ठीक है, तो आपने उसके रूल्स करने करने। नहीं जी, पेज के ऊपर मिनिमम 300 वर्ड्स नहीं है, पेज के ऊपर आपने मैक्सिमम लिखना है जिसके अंदर आप पूरा डिटेल बता सकें। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आमतौर पे 1000 वर्ड का होता है, इसी तरह डिस्क्लेमर का पेज भी तकरीबन जो है वो 1000 वर्ड्स का होता है। ये जो 300 वर्ड्स की मैंने आपको लिमिट बताई है आर्टिकल्स के लिए बताई थी। ये सर वो किसी ने चेक भी लगाया होता है, कमर शायद, आप मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। आई हैव नो आइडिया सर, ये कोई बहुत कम प्राइस वाले डोमेन बता रहे हैं। कम डोमेन मैंने आपको बताया था कल भी, कम प्राइस जो है वो आपको GoDaddy से मिल जाएगी। GoDaddy ने प्रमोशन लगाई हुई है पाकिस्तानियों के लिए कि अगर वो अपनी पहली डोमेन हमसे परचेज करेंगे तो हम उनको 200 या 250 रुपये में जो है वो डोमेन देंगे। तो एक अच्छा लोग आपने बताया था कि अर्ली बेसिस पे कंटेंट अपलोड करते हैं, जैसे हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो एक वीक में मिनिमम कितनी, आप एक वीक में मिनिमम कम से कम 3 पोस्ट तो ऐड करें आप, ताकि आपका ब्लॉग जो है वो एक्टिव रहे। ठीक है नुमान जान, सर एड्स हम खुद चूज करेंगे या नहीं? नहीं, एड्स आप खुद चूज नहीं करेंगे, आप सिर्फ कोड लगाएंगे ऐड का, और ऐड जो है वो गूगल डिसाइड करेगी कि किस टाइप की ऐड दिखानी है। पहले 30 आर्टिकल लिखें, हाँ जी बिल्कुल अनीता चौधरी, ये सबसे ज़्यादा बेहतर चॉइस यही है कि पहले 30 आर्टिकल लिखें, उसके बाद डोमेन परचेज करें, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज़्यादा काम चोर हैं, आप में से किसने ब्लॉग के ऊपर काम नहीं करना है। ऐसे फिर कहेंगे डोमेन नेम परचेज कर लिया है, आगे काम का, इसलिए क्या करें पहले काम करना शुरू करें, कम से कम 10 आर्टिकल हो जाए तो फिर परचेज कर लें डोमेन। 300 वर्ड आर्टिकल की लेंथ मिनिमम है। वर्ड रिकमेंडेड लेंथ जो है नूरुल हक,
वैसे तो इसके बहुत डिटेल लेक्चर आगे जाके होगा जब हम लोग सर्च इन ऑटोमाइजेशन पढ़ेंगे, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप 1000 से 1500 वर्ड का आर्टिकल लिखें। हम ब्लॉगर पे कोई पोस्ट करते हैं तो पता चलता है उसका पोस्ट कहाँ पे आ रहा है। तो आपके जो व्यूअर्स हैं वो यहाँ पे स्टैट्स के अंदर नजर आते हैं। अबू बकर बख्श यहाँ पे स्टैट के अंदर आपको नजर आ रहा होता है कितने लोगों ने आपके आर्टिकल को रीड किया। ठीक है सर, ब्लॉग में हम डिफरेंट टॉपिक्स एक टाइम पे ऐड कर मरियम खान, इसका आंसर कल बहुत डिटेल में दिया था, कल वाला लेक्चर देखें क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड आंसर है। सर हर ब्लॉग के लिए डिफरेंट डोमेन, बिल्कुल हर ब्लॉग के लिए डिफरेंट डोमेन ही परचेज करनी पड़ेगी। एक डोमेन के ऊपर एक ही ब्लॉग लग सकता है। इन्विटेशन जिसने डोमेन लेनी हो, हाँ जी ये आ गई, ये बंदा मैं कल से ढूंढ रहा था। अभी मैंने आपको बताया था आपके ग्रुप के अंदर एक बंदा है, शायद वो भी डोमेन नेम सेल कर रहा है, तो वो ये वाला बंदा है, इनका नाम है जान मोहम्मद आसिफ। तो अगर आप लोगों ने डोमेन परचेज करनी है तो आप लोग जाम मोहम्मद आसिफ से परचेज कर सकते हैं। जाम मोहम्मद आसिफ, जरा बताएं आप कितने की डोमेन सेल कर रहे हैं ताकि सबको पता चल जाए। सर मैंने देखा है कि सारे लेक्चर में, अच्छा ये मोहम्मद रशीद, अभी हम जब आर्टिकल के ऊपर बात करेंगे, कल वाला लेक्चर हमारा आर्टिकल राइटिंग के ऊपर है तो उसके ऊपर डिटेल में कल आंसर देता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल आप कैनवा के ऊपर एडिट कर सकते हैं। और पिक्चर किस तरह से उठाते हैं गेम से, कल मैंने बहुत डिटेल लेक्चर दिया था, कल वाले लेक्चर में देखेंगे आप किस तरह से पिक्चर वगैरह उठा सकते हैं। चलो ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है सर, कितने वर्ड होने चाहिए एमसीक्यूज का ब्लॉग? अगर आप एमसीक्यूज वगैरह का ब्लॉग बना रहे हैं तो अगेन से आपको कम से कम ऊपर 300 वर्ड टॉप पर लिखने होंगे। ठीक है, रैंडमली कुछ जनरल वर्ड्स लिखने हैं। 100 से कम विड्रॉ नहीं हो सकते। कैसे लेंगे, शायद हमें बताएं, आप गूगल से एड्स कैसे लेंगे, जरा मुझे ये तो बताएं। ठीक है, चलें, ये क्वेश्चन आगे आपके साथ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। GoDaddy के ऊपर 1600 की डोमेन नहीं है। हेलो, GoDaddy के ऊपर जो पहली डोमेन है वो सस्ती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। या हम लोग नेम चीप के ऊपर चले जाते हैं या हम लोग name.com के ऊपर चले जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि आप यहाँ पे कोई इनकी वो चल रही है अगर डोमेन की, ये देखें टॉप पर ये अगर आपको नजर आ रहा है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। GoDaddy.com एक वेबसाइट है डोमेन सेल परचेज की। ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप हमसे परचेज करोगे डोमेन तो वो 399 की सेल कर रहे हैं। ठीक है, .com डोमेन जो है वो 399 की सेल कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो कि फर्स्ट टाइम इनसे डोमेन को परचेज करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है, इसकी प्राइस ज्यादा है लेकिन जो लोग इनसे फर्स्ट टाइम परचेज करेंगे उनको वो कितने की दे रहे हैं, 399 की दे रहे हैं, 250 की दे रहे हैं। अच्छा, मैंने कभी बताया था जो ये प्राइस है ये टोटली रिफ्लेक्ट करती है डॉलर के रेट के ऊपर। ठीक है, डॉलर का रेट ज्यादा जाता है तो ये प्राइस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा चली जाती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेम चीप की, बात कर लेते हैं, या name.com भी आपको दिखा देता हूँ, उसकी बात कर लेते हैं। वहां पे आपको डोमेन नेम सस्ती मिल जाएंगे। ठीक है, जरा ये लोड हो जाए। अगर हम लोग इसकी बात करें name.com तो यहाँ पे 8.99 की मिल रही है। तो मेरे ख्याल से USD टू PK आज क्या डिफरेंस है। वैसे मैं अपनी पर्सनली जो मैं खुद से डोमेन परचेज करता हूँ वो name.com से कर रहा होता हूँ। तो ये लोग दे रहे हैं 8.99, यानी कि दे रहे हैं तकरीबन 1460 की दे रहे हैं। ठीक है, और नेम डोमेन इसी तरह अगर हम लोग नेम चीप के ऊपर चले जाएं, ये 3-4 वेबसाइट्स हैं, namecheap.com, ये भी कोई इसी तरह की जो है वो जो है इसको पे कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डोमेन के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या प्राइस दे रहे हैं। खाली मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है सर, ये डोमेन सस्ती है या महंगी, इसमें कोई अर्निंग में डिफरेंस नहीं जी, डोमेन का अर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है।
डोमेन एक किस्म की आपकी आइडेंटिटी है। नुमाश रफीक, आपके पास ऐसा क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, मेरे पास तो ये लिखा आ रहा है, आपके पास सामने नजर आ रहा है आपको। ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने यहाँ पे बताना है मुझे कि आप किस किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग बना रहे हैं। ज़रा मुझे यहाँ पे बताया तो सही, किस किस चीज़ पे आप लोग ब्लॉग बना रहे हैं। मैं ज़रा आपके कमेंट्स रीड करता हूँ। हाँ जी, बताएं भी किस किस चीज़ पे बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बना रहे हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड बना रहे हैं, और किस चीज़ से रिलेटेड बना रहे हैं आप लोग? हेल्थ एंड फूड। हेल्थ एंड फूड। हेल्थ एंड फूड से ज़्यादा बेहतर ये नहीं है हेल्थी फूड्स के ऊपर बना लिया जाए। टेक्निकल एजुकेशन, टीचर मेंटल हेल्थ एंड स्टेटस, फैक्ट्स एंड नेचर, जॉब्स इन पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, स्किन केयर के ऊपर कोई बना रहा है, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप लोग इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्या कर सकते हो, ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। एक ब्लॉग में हम एक डोमेन यूज़ कर सकते हैं, तो जो आर्टिकल पब्लिश करेंगे वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। बिल्कुल, वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। हीरा मुबीन के नाम से मोटिवेशनल स्कॉलर, मोटिवेशनल स्टोरीज़ हो गई। सर मैंने अब सेल की है वो। ठीक है, इनका नाम है जाम मोहम्मद आसिफ। आप लोग जाम मोहम्मद आसिफ से डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। ये 1600 के यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो आसानी ये होगी कि आप लोग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी, बस आप इन्हें पैसे पहुंचाएंगे और ये आपको डोमेन नेम दे देंगे। ठीक है, जो भी आपने डोमेन नेम लेनी है अपनी मर्जी की लेनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल हम लोग name.com के ऊपर गए हैं, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डोमेन सर्च करना भी सिखा देता हूँ कि डोमेन सर्च कैसे। डोमेन सर्च से मुराद ये है कि आपने किस तरह से डोमेन को परचेज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका नाम हमजा सही है और आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास एक डोमेन नेम आए हमजा के नाम से, तो जरूरी नहीं है कि हमजा.com अवेलेबल हो। ऐसा हो सकता है कि ये डोमेन नेम किसी और ने ऑलरेडी परचेज की हुई हो। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जिस तरह से facebook.com है, आप उस facebook.com को परचेज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी मार्क जरबर्ग ने परचेज किया है। इसी तरह google.com है या urdupoint.com है, ठीक है। तो आपने पहले डोमेन को सर्च करना है कि आप फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के ऊपर अगर आप ऑनलाइन ऑटो ऑप्शन सिस्टम के ऊपर ब्लॉग बना रहे हो, तो उससे रिलेटेड कौन सी डोमेन नेम पर जो है वो अवेलेबल होगी। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट लाइक name.com हो गया, godaddy.com हो गया, उसके ऊपर पहले जाओ और वहाँ पर जाकर डोमेन नेम सर्च करो कि क्या ये डोमेन नेम अवेलेबल है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेन नेम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि हमजा.com हो जो है, मैं इसको परचेज करना चाहता हूँ, तो वो मुझे बताएगा कि हमजा.com अवेलेबल है या किसी और ने लिखी है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, हमजा.com ऑलरेडी किसी और ने परचेज की है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं शुरू में लगा देता हूँ आई हमजा लगा देता हूँ, ठीक है, या इवन केस अगर आई हमजा भी नहीं आ रहा है तो मैं कोई और आई हमजा भी किसी ने परचेज किया हुआ है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर पहले प्रॉपर रिसर्च करनी है। ऐसा ना हो कि आप मुंह उठा के जहाँ मोहम्मद को कहते हैं कि ये वाली डोमेन परचेज कर दो, वो डोमेन अवेलेबल ही ना हो। पहले आप चेक करें name.com के ऊपर जाके या godaddy.com के ऊपर जाके कि क्या डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं है। और डोमेन नेम जो है वो हमेशा आपके ब्लॉग के रिलेटेड, डोमेन नेम शुड बी रिलेटेड टू यूर ब्लॉग। इसलिए ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसा ना हो कि आपका ब्लॉग फिटनेस से रिलेटेड है और आपने डोमेन जो है वो हेल्थ से रिलेटेड परचेज कर लिया। ठीक है, तो डोमेन नेम जो है वो हमेशा आपके ब्लॉग से रिलेटेड होना चाहिए। और कोशिश करें, ट्राई टू इंक्लूड कीवर्ड इन यूर डोमेन नेम। ठीक है, यानी कि जिस कीवर्ड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि वो वाला कीवर्ड आपकी डोमेन नेम के अंदर आए। और ये मैंने आपको कल भी बताया था इसका क्या फ़ायदा होता है गूगल सर्च इंजन के ऊपर।
बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी आप लोग डोमेन नेम परचेज ना करें, अभी आप लोग क्या करें, आर्टिकल्स लिखना शुरू करें। तो क्योंकि मजीद आगे जाके जब हम एसईओ पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर डोमेन नेम की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि डोमेन नेम किस किस टाइप का होना चाहिए और किस तरह से परचेज होना चाहिए। ठीक है, अभी आपका जो अभी का जो काम है वो ये है कि आप लोग जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, ये जो 4-5 रिक्वायरमेंट है, ये 30 पोस्ट होनी चाहिए। आप फिलहाल क्या करें, इन 3 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। डोमेन नेम को आप क्या करें, 1 हफ्ते के लिए ज़रा पोस्टपोन कर लें, उसको आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको इसके ऊपर डिटेल लेक्चर देना है कि डोमेन नेम के अंदर जब सिलेक्ट करते हैं किस किस तरह से करते हैं। जब हम लोग एसईओ पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बात होगी। तो आमतौर पर वैसे तो उसके अंदर यही होता है कि डोमेन नेम हमेशा आपके ब्लॉग से रिलेटेड होना चाहिए। सेकेंडली आपका कीवर्ड उसके अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डोमेन नेम बना रहे हैं, आपने एक ब्लॉग बनाया है TSL 2011, तो आपके डोमेन नेम के अंदर TSL 2021 इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप कर रहे हैं कोविड-19 के ऊपर अगर आपने ब्लॉग बनाया है, तो आप कोशिश होनी चाहिए कि आपके ब्लॉग के आपका जो डोमेन नेम है उसके अंदर ये वाला कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर आपने स्किन केयर की टिप्स, स्किन केयर के ऊपर आपने ब्लॉग बनाया है, तो कोशिश होनी चाहिए कि आपके ब्लॉग के अंदर ये वाला कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो फिर आप डोमेन नेम इसके हिसाब से ही सर्च करें और उसके बाद इसको क्या करें, परचेज करें। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा एक दो चीज़ और पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने CPC पढ़ लिया है, हम लोगों ने इंप्रेशन पढ़ लिया है, अब हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ चलते हैं। चलिए एफिलिएट मार्केटिंग को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग डायरेक्ट ऐड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से अर्निंग होती है। अब हम लोग चल रहे हैं तीसरी की तरफ, और वो क्या चीज़ है, वो है डायरेक्ट एड्स। डायरेक्ट एड से क्या मुराद है? डायरेक्ट एड से ये मुराद है कि अगर आपका ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, जिस तरह के हमारे पास ये एग्जांपल है, प्रो पाकिस्तानी की एग्जांपल है, या हमारे पास एग्जांपल है उर्दू पॉइंट एग्जांपल है, या रिव्यू इट की एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारे पास काफ़ी सारे एग्जांपल है। जब आपका ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, तो जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, आपको डायरेक्ट एड के लिए पे करते हैं, जिसमें टीवी चैनल को पे करते हैं या न्यूज़पेपर को पे करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या ख्याल है? आप अगर आपको अगर एक न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो कंपनीज क्या करती हैं, उनको पैसे पे करते हैं और कहते हैं कि हमारे ऐड लगाओ अपने न्यूज़ के दरमियान में। पूरे पूरे पेजेस उन्होंने परचेज किए होते हैं। या इसी तरह टीवी चैनल्स के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी चैनल्स के ऊपर के दरमियान में एड्स आ रही होती हैं, न्यूज़ के दरमियान में या ड्रामाज के दरमियान में वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग कंपेयर करें, ब्लॉग्स के ऊपर भी एड्स आते हैं। और आपको ये बात बता दूं कि एक वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर जो एड होती है, कंपनी उसके लिए ज़्यादा पे करती है एज कम्पेयर टू टीवी के ऊपर एड देने के लिए। या आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी है ना, उसके पास अगर 2 ऑप्शन मौजूद हैं, 2 ऑप्शन से क्या मुराद है कि उसने डिसाइड करना है कि वो ब्लॉग के ऊपर ऐड लगवाए या टीवी चैनल के ऊपर ऐड लगवाए। तो मुझे ये बताएं, आपके लिहाज से कौन कौन ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा? टीवी वाले चार्ज करेंगे ऐड लगाने के, या ब्लॉग ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा? ज़रा मुझे ये बताएं। हाँ जी, बताएं, फटाफट से बताएं। एक कंपनी है, ठीक है, उसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि या तो वो एक ब्लॉग के ऊपर ऐड लगवा लें, दूसरी ऑप्शन ये है कि वो टीवी के ऊपर ब्लॉग बनाए। तो मुझे ये बताएं, टीवी वाले ज़्यादा पैसे लेंगे या ब्लॉग ज़्यादा पैसे लेगा? टीवी वाले लेंगे। टीवी टीवी अच्छा मुझे बताएं, टीवी वाले ज़्यादा पैसे क्यों लेंगे? टीवी वाले ज़्यादा पैसे क्यों लेंगे? ज़रा ये तो बताएं थोड़ा सा। थोड़ा सा जवाब तो ये चलिए मैं आपके साथ एक सिनेरियो देता हूँ, एक सिनेरियो आपको शेयर कर रहा हूँ। आईफोन जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ है। आईफोन 11 जो है वो लॉन्च हुआ है। तो उनके पास 2 ऑप्शन है कि वो या तो फॉर एग्जांपल
जियो न्यूज के ऊपर ऐड लगवा लें या फिर क्या करें, प्रो पाकिस्तानी के ऊपर ऐड लगवा लें। तो मुझे ये बताएं कि आईफोन 11 को ज्यादा फायदा ब्लॉग की ऐड से होगा या टीवी की ऐड से होगा? अब बताएं, अब ज्यादा आसान है बताना। ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं कि टीवी होना चाहिए क्योंकि ये हर घर के अंदर मौजूद होता है। और क्या कह सकते हैं, लिमिटेड टाइम होता है क्योंकि सब इसमें लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड करते हैं। अच्छा चलें, बस यहीं पे रुक जाएं, आप सब लोगों ने काफी अच्छे जवाब दे दिए हैं। अब यहीं पे रुक जाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके साथ दोबारा शेयर करता हूँ। आईफोन 11 लॉन्च हो रहा है, ठीक है। उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्रो पाकिस्तानी के ऊपर लगा रहे हैं या फिर वो जियो न्यूज पे लगा रहे हैं, ठीक है। आप में से ज्यादातर लोगों ने कहा है कि जो टीवी चैनल वाले हैं वो ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ज्यादा पैसे जो है वो ब्लॉक चार्ज करेगा, ठीक है। और सिर्फ ब्लॉक चार्ज ही नहीं करेगा, इस जो आईफोन 11 वाले हैं उनको ज्यादा फायदा भी ब्लॉक से होगा एज कम्पेयर टू टीवी। क्यों? क्योंकि टीवी के ऊपर जो एड जा रही है वो हर बंदा देख रहा है, ठीक है। ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो आईफोन परचेज नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिनको आईफोन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो कि बस उनके पास ऐड, उनको मजबूरी के तौर पे ऐड देखनी पड़ रही है। जैसे आप टीवी के ऊपर ड्रामा देख रहे होते हैं, दरमियान में ऐड आ जाती है, तो आप क्या उसको स्किप कर सकते हो? आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो, आपकी मजबूरी है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रो पाकिस्तानी की, यानी कि इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए हमें पता है कि इस ब्लॉग के ऊपर सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जिनको टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है। यानी कि एक बंदा जिसे कुकिंग के अंदर इंटरेस्ट है, क्या वो प्रो पाकिस्तानी के ऊपर आएगा? वो प्रो पाकिस्तानी के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम आईफोन 11 को पता है कि हमारी एड जब प्रो पाकिस्तानी के ऊपर जाएगी तो हमारी एड ज़्यादा टारगेट लोगों तक जाएगी, यानी कि ऐसे लोगों तक जाएगी जो कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। जियो न्यूज़ के ऊपर बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा लोगों तक ऐड जाएगी, लेकिन अगर आपकी ऐड ऐसे लोगों तक जा रही है जो आपके प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं कर सकते या इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या आपको उससे फायदा होगा? आपको उससे फायदा नहीं होगा। ये वही वाली एग्जांपल है कि आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जांपल, या एक एग्जांपल अगेन से देता हूँ, ये वो वही वाली एग्जांपल है कि गली के सड़क के ऊपर एक फकीर खड़ा हुआ है और आप उसको जाके क्या कहें, आप उसको जाके कन्विंस करना लग जाए कि आईफोन 11 मुझसे परचेज कर लो, ठीक है। चाहे आप पूरी जिंदगी उसको कन्विंस करते रहें, वो आपसे आईफोन 11 परचेज नहीं करेगा क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो आपकी टारगेट कस्टमर ही नहीं है। आपका टारगेट कस्टमर कहाँ बैठा हुआ है? आपका टारगेट कस्टमर इस ब्लॉग के ऊपर बैठा हुआ है। आपको पता है कि प्रो पाकिस्तानी के ऊपर सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको मोबाइल से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो इसलिए आपके चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे सेल के। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपका ब्लॉग काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाए, जैसे कि प्रो पाकिस्तानी है, आप लोग वहां पर डायरेक्ट एड्स को सेल कर सकते हैं। उसके दो तरीके होते हैं, उसके दो तरीके ये होते हैं, या तो आप खुद कंपनी के पास पहुंच जाएं, ठीक है। आप उसको उनको बताएं कि मेरा ये ब्लॉग है, इतने विजिटर आते हैं, ठीक है, इस कंट्री से आते हैं, इस मुल्क से आते हैं, इस शहर से आते हैं, वो इतना इंटरेस्ट लेके मेरे ब्लॉग को पढ़ते हैं, वो कमेंट करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। एक तो और आप उनको ये बता सकते हैं कि आप ऐड लगाने के इतने पैसे चार्ज करें। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपका ब्लॉग पॉपुलर हो गया है तो कंपनी खुद आपके पास आती है, वो कहती है कि हमें आपके ब्लॉग के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करवानी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपनी डायरेक्ट एड वगैरह सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। आपके पास यहाँ पे जो एड नजर आ रही है टॉप पर हवावे की, ये एड जो है ये गूगल की एड नहीं है। गूगल की एड के साथ, फॉर एग्जांपल ये वाली एड जो गूगल की है, गूगल की एड के साथ हमेशा यहाँ पे लिखा होता है एड्स बाय गूगल। थोड़ा सा आपको जूम इन करके मजीद दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, एड्स बाय गूगल। गूगल की एड के साथ हमेशा लिखा हुआ होता है। नजर आ रहा है सब लोगों को एड्स बाय गूगल? या इसको मजीद जूम इन करूंगा, ये देखें ये लिखा हुआ है एड्स बाय गूगल, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग नोट करें, जो टॉप के ऊपर आपके पास हवावे की एड आ रही है, इसके ऊपर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ये एड्स बाय गूगल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हवावे जो कंपनी है मोबाइल की, उन्होंने प्रो पाकिस्तानी से कॉन्टेक्ट किया है, उन्हें कहा है कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमें बताएं कि आप कितने पैसे चार्ज करेंगे ये वाला बैनर टॉप पर लगाने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करे या ना करे, इस वेबसाइट के ऊपर कोई ट्रैफिक आए या ना आए, हवावे ने पैसे देने ही देने हैं क्योंकि ये डायरेक्ट ऐड है,
ठीक है, बात समझ आ गई है? आई होप समझ आ गई होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एड्स को भी सेल कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन ये जब भी मुमकिन है जब आपके पास ज़्यादा क्या आ जाएंगे, जब आपका ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोगों ने फिर क्या क्या चीज़ें पढ़ी है? आज हम लोगों ने पढ़ा है सीपीसी पढ़ा है, ठीक है, पर क्लिक एड्स, इंप्रेशन पढ़ लिए, कॉस्ट पर मार्क, और हम लोगों ने डायरेक्ट एड्स के बारे में पढ़ा है कि ब्लॉग किस किस तरह से अर्न करते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप में से जो लोग आए हैं, अभी आए हैं, जिन लोगों ने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है, वो जो है अटेंडेंस लगा लें, ताकि आप लोग जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर रहें और आपको यहाँ से रिमूव ना कर दिया जाए। ठीक है, अवैस खान, दोनों का फायदा होगा, पैसा जितना है उतना ही फायदा होता है। किसी का यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इन क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने अभी तक किसने अटेंडेंस नहीं लगाई है तो वो अटेंडेंस लगा रहे हैं, और आप लोगों को पता होगा कि आज का दिन वीक में एक दो बार जो है वो आपका जो लैब मैनेजर है वो यहाँ पर लिस्ट भी शेयर कर देते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाई हुई होती। तो अगर आपको वहाँ पे कोई इशू आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने लैब मैनेजर से रब्ता भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कल भी हमारे पास लिस्ट आई थी रंजना खान के सेंटर की, उसमें से कितने ज़्यादा लोग जो थे वो अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे। ठीक है, इसी तरह डीजी खान की भी लिस्ट आती रहती है इसमें। बिल्कुल, अगर आपने अपने ब्लॉग के ऊपर एडवर्टाइज के ऊपर विजिटर लाना है तो आप अपने ब्लॉग को क्या कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह के ऊपर शेयर कर सकते हो। डायरेक्ट एड से गूगल को तो कोई फायदा नहीं होगा, डायरेक्ट एड्स का गूगल से कोई ताल्लुक भी नहीं है। व्हाट्सएप से अर्निंग हो सकती है? नहीं, व्हाट्सएप से कैसे अर्निंग हो सकती है, ये तो एक मैसेंजर है। वैसे करने वाले उससे भी कर लेते हैं, अगर हमारे पास टाइम हुआ लेक्चर्स के बाद तो शायद मैं आपको सिखा भी दूँ। तो एक टॉपिक पर डिफरेंट पोस्ट कैसे बनाएंगे। मोहम्मद खान, अभी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया है। हमारा जो कल का लेक्चर है वो कंटेंट राइटिंग के ऊपर है, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने स्किन केयर के ऊपर ब्लॉग बनाया है तो आप उसके ऊपर किस टाइप की पोस्ट बना सकते हैं। बल्कि मुझे याद आ गया है, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी था कीवर्ड रिसर्च करते हुए। तो जो आप जो है वो जुमेरात का जो लेक्चर है उसको जाकर देखें, जुमेरात का और जुमे का लेक्चर, तो आपको पता चल जाएगा एक टॉपिक के ऊपर डिफरेंट पोस्ट किस तरह से बना सकते हैं। फिर खुद एड्स कैसे लगाएंगे ब्लॉग पर? इजाज हुसैन, कौन सी एड्स की बात कर रहे हैं? खुद से तो हम कोई ऐड भी नहीं लगा सकते, पहले हमें गूगल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वहां से मैं हमें एड्स मिलेंगी, और उसकी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे लाइव ब्लॉगर के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है। लेकिन ये जब भी मुमकिन है जब आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। अच्छा जी, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया जैसे पढ़ लें। सर आई एम कंफ्यूज, अब जैसे एक बंदे ने नेचर पे एक पोस्ट लगाई है, दिखनी है वो सब नेचर के बारे में ही होंगी। बिल्कुल, अगर आपने नेचर के ऊपर ब्लॉग बनाया है तो आपको जितनी ब्लॉग की पोस्ट है वो सारी की सारी वो नेचर के ऊपर ही होनी चाहिए। उसके अंदर आप स्किन केयर को या कुकिंग को तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं ना। जैसे अगर हम लोगों ने एग्जांपल ली थी प्रो पाकिस्तानी की, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी का ब्लॉग है, तो उसके ऊपर वो फॉर एग्जांपल मूवीज वगैरह तो नहीं लगा रहे हैं, या कोई वहाँ पे कुकिंग की रेसिपीज तो नहीं लगा रहे हैं। जो आपका ब्लॉग का टॉपिक है वो उसके ऊपर ही आपको स्टिक रहना पड़ेगा। सर हम GoDaddy की जो वेबसाइट पे सर्च की तो उनकी डोमेन नॉलेज हम सर्च करते हैं तो हाँ, जब आप साजिद नज़ीर, जो GoDaddy की ऑप्शन है 399 की है, उन लोगों की है जिन्होंने GoDaddy से कभी डोमेन परचेज नहीं की है। तो जब आप डोमेन परचेज करने लगेंगे, वहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपकी प्राइस जो है वो 760 से डिक्रीज होकर 399 पे चली जाएगी। ठीक है, अभी GoDaddy को पता नहीं चल रहा है कि आप न्यू कस्टमर हो या पुराने कस्टमर हो। डायरेक्ट एड्स वही होती हैं जो हमें बिल्कुल डायरेक्ट एड्स वही होते हैं जो आपको कंपनीज देती हैं।
कर लें। कल वाली असाइनमेंट का क्या करूं? आप अपने पास असाइनमेंट सबमिट कराएं, ये आपका चक्कर नहीं है कि उसके साथ क्या होना है क्या नहीं होना है। और मैं सारी यहाँ पे असाइनमेंट नहीं कहूँगा, आपकी ज़्यादा फ्रीलांसिंग असाइनमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गीक वगैरह। ये तो अच्छा जी सर, हम खुद किसी और डिवाइस पे वहाँ जाके एड्स देख सकते हैं। आपने किसी और, आपने 2 नंबरी करनी क्यों है, पहले मुझे ये बताएं। जो एक सही तरीका है उसके ऊपर काम करें। सर मैंने डिज़ाइन का ब्लॉग में ब्यूटी टिप्स ऐड नहीं, अगर आपने अपनी डोमेन नेम के अंदर मेहंदी डिज़ाइन को ऐड कर दिया, यानी कि अगर आपकी डोमेन नेम का नाम है mehendidesign.com, तो आप उसके अंदर ब्यूटी टिप्स ऐड नहीं कर सकते। अगर आपका डोमेन नेम है फॉर एग्जांपल ब्यूटी टिप्स या अगर फैशन के नाम से है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, मेहंदी डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हैं और ब्यूटी टिप्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी सर, हम अपने ब्लॉग के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने ब्लॉग के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सर एक टॉपिक के लिए इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? एक टॉपिक की इन्फॉर्मेशन आपको गूगल से मिलेगी। सर वो फँसाते हैं वो डैडी वाले। अच्छा, सर चेक करने बताया सर डायरेक्ट ऐड कैसे लगेगी आपने ब्लॉग पर, या डायरेक्ट ऐड कैसे लगेगी? यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, जैसे कल वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती हैं ऐड लगाने की। कल वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया था इजाज हसन? ऐड गैजेट में जाएंगे, वहाँ पे इमेज अपलोड कर लेंगे जिसकी भी ऐड लगाने। ठीक है, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। फ्रीलांसिंग जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर आपको वेट करना पड़ता है कि कब आपका क्लाइंट जो है वो आपको ऑर्डर करेगा, कब आप उसकी अर्निंग होगी। लेकिन ब्लॉगिंग के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। आप आज से काम स्टार्ट कर लें, अगले हफ्ते से आपकी जो है वो अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया है, हमारा 13वां लेक्चर चल रहा है आज और अभी तक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर ये अटेंडेंस कैसे लगानी है। हो गई है अटेंडेंस की जो ऑप्शन है वो आपके ग्रुप के टॉप के ऊपर यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आती है अटेंडेंस लगाने की। इस लिंक के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर जब एक लिंक ओपन होगा, यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखें, यहाँ पे अपना नाम लिखें, अपना यूज़र नेम लिखें, फेसबुक का यूज़र नेम लिखें, अपनी डोमेन सेलेक्ट करें, अपना सेंटर सेलेक्ट करें और क्या कहते हैं अपनी अटेंडेंस सबमिट करवा दें। अटेंडेंस का लिंक ग्रुप के टॉप के ऊपर लगा हुआ है, अदील मलिक के नाम। फिर भी नहीं मिल रहा है तो अदील मलिक को सर्च करें इस ग्रुप के अंदर। सर्च बार होती है ना ग्रुप के अंदर, वहाँ पे जाके सर्च करें। सर हमें ब्लॉग की एडवर्टाइजमेंट करें, फ्रेंड्स देखेंगे तो वो गलत है, हम उनको हाँ जी, ब्लॉग का नेम चेंज हो सकता है लेकिन डोमेन का नेम चेंज नहीं होगा। एक बार डोमेन आ गई तो आ गई, उसके लिए दोबारा बता देता हूँ। अपने ब्लॉग की एडवर्टाइजमेंट क्लिक करें, फ्रेंड्स देखेंगे तो ये भी गलत है, हम उनको तो नहीं कह रहे। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड्स को नहीं कह रहे हैं क्लिक ना करें तो फिर ठीक है, बस आप उनको प्रमोट कर दें कि मैंने ब्लॉग बनाया, बस दैट्स इट। सर ब्रांड नेम खुद सिलेक्ट करें या डिफरेंट टॉपिक के बाद ब्लॉग बना सकते हैं। फेसबुक यूज़र आप जो भी हैं, मुझे आपका नाम नज़र नहीं आ रहा है। कल वाला लेक्चर देखें, इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर दिया था। सर आज की कोई असाइनमेंट, अभी तक तो कोई असाइनमेंट नहीं है। कल वाली असाइनमेंट इसी हार्डली 40 लोगों ने पूरी की है। सर पोस्ट और आर्टिकल राइटिंग में क्या डिफरेंस? पोस्ट और आर्टिकल राइटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, पोस्ट का मतलब आर्टिकल ही होता है। ब्लॉग पे अपनी प्रोफाइल एडिट के कंप्लीट करना है। मोहम्मद रशीद, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं ब्लॉगर पे अपनी प्रोफाइल एडिट करनी है, तो आपके पास यहाँ टॉप के ऊपर जब आप जाते हैं अपने उसके ऊपर किस पे जाते हैं, ब्लॉगर पर जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पे एडिट की ऑप्शन होती है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप ये चीज़ गूगल कर लें, हाउ टू एडिट ब्लॉगर प्रोफाइल। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। अटेंडेंस लगा लें, अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है। 80% अटेंडेंस नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पहले इस ग्रुप से रिमूव करते हैं, उसके बाद हम आपको ई रोजगार से रिमूव कर देते हैं और आप दोबारा से फिर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो हमेशा के लिए हम लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे सिलेबस को सीरियस नहीं लिया होता। घर वालों को मजाक उड़ाने दें, उसमें क्या है।
ये देखिए जी हमारे पास आ गया है। अच्छा ये क्वेश्चन आया है सर, घर वाले मजाक जो भी उड़ाते हैं, हम लोग सोसाइटी को क्यों अपने जहन के ऊपर, सर के ऊपर सवार कर रहे हैं। हमें अपनी जिंदगी से मकसद होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को तो काम ही बोलना है। लोगों के बोलने से आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। सर ये ब्लॉग हम एमएस वर्ड में लिखकर, हाँ बिल्कुल, अगर आपने एमएस वर्ड के अंदर लिख कर लेके आना तो लेके आए। बल्कि तो मैंने तो आपको कहा था कि आपने कोई भी चीज़ लिखनी है, आपने ग्रामरली भी जो है उसको यूज़ करना है। उसके अलावा कहाँ पे है? उसके अलावा हमारे पास ये मास्टर शीट है। अगर आपने हमने से भी किसी ने अपना फाइवर का अकाउंट यहाँ पे सबमिट नहीं करवाया है तो फटाफट से करवा दे। और अगर किसी का नाम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, वो मुझे मैसेज करे अपने सेंटर के नेम के साथ, अपने फुल नेम के साथ, अपने जेंडर के साथ और अपने फेसबुक नेम के साथ, तो मैं आपका नाम यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है। एम एस वर्ड क्या होता है? ओ माई गॉड। एम एस वर्ड जो है वो ये वाला प्रोग्राम है, इसको कहते हैं एम एस वर्ड। एम एस वर्ड का नहीं पता आपको? एम एस वर्ड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप राइटिंग करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। आपने जो क्वेश्चन किया है एम एस वर्ड वाला, जिस स्टूडेंट ने किया है, आपने किस चीज़ के अंदर मास्टर किया है? उसके अंदर कोई प्रेजेंटेशन वगैरह या कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं बनाई थी? सर जो रिमेनिंग पावर अकाउंट थे असाइनमेंट में, वो आपने भी सब चेक नहीं किए? बिल्कुल जो रिमेनिंग थे, क्योंकि उन्होंने टाइम पे असाइनमेंट चेक नहीं सबमिट नहीं कराई थी, तो उनका टाइम आ जाएगा वक्त के साथ, उसकी टेंशन ना लें। अभी मैं उन लोगों की गिग चेक कर रहा हूँ जिन्होंने टाइम के ऊपर गिग सबमिट कराया। तो उसका मतलब ये है कि पहले आए पहले पाएं। अगर टाइम पे काम नहीं करेंगे तो आपकी असाइनमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगी। तो आपकी असाइनमेंट भी क्या कहते हैं वो चेक हो जाएगी। अभी मैं जो लेटेस्ट असाइनमेंट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो अगर आपने कोई असाइनमेंट लेट सबमिट करवाई थी तो आपको उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं वो भी लेट ही मिलेंगे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी जो लोग टाइम के ऊपर असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं और मैं पुराने लोगों की असाइनमेंट चेक करने लग जाऊँ जो लेट सबमिट करवा रहे हैं। तो मैं पहले उन लोगों की असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ जो लोग पहले-पहले सारे काम फटाफट कर रहे हैं, साथ-साथ जो चल रहे हैं। और आपको ये बता दूँ अभी तक एक स्टूडेंट का ऑर्डर कंप्लीट हुआ था, एक और स्टूडेंट है वो भी अपने एक ऑर्डर के ऊपर काम कर रही है और दोनों फीमेल हैं। तो ज़रा कोई मेल स्टूडेंट भी कोई काम करे, बाय रिक्वेस्ट सेंड करे प्रॉपर्ली वगैरह, कोई ऑर्डर लेके आए, क्योंकि अभी तक जो फीमेल के जो स्कोर्स हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। वर्ड में राइटिंग बेस्ट है, ब्लॉग में अपने शामिल करना है। आसिफ खान शीट का जो लिंक है वो आपको ग्रुप के अंदर ही मिल जाएगा, सर्च कर लें। अच्छा अगर आपने वहाँ पे असाइनमेंट नहीं किया, आई डोंट नो यूनिवर्सिटी ने आपसे क्यों नहीं असाइनमेंट करवाई है, तो आमतौर पे जो प्रेजेंटेशन वगैरह या असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं या थीसिस वगैरह आप लिखते हैं वो एम एस वर्ड के अंदर ही लिखते हैं। बिल्कुल ब्लॉग आपका डिलीट हो सकता है। यहाँ सेटिंग में आए और यहाँ पे आपके पास सर्च करें, कहीं ना कहीं आपको डिलीट की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ कहीं पे होती है डिलीट की ऑप्शन। अगर फिर भी नहीं मिल रही है तो गूगल कर। करेक्ट वर्ड ग्रामरली यूज करने की जरूरत है। एम एस वर्ड जो है वो आपको सिर्फ स्पेलिंग की मिस्टेक्स बताता है। एम एस वर्ड जो है वो आपको ग्रामर की मिस्टेक नहीं बताता है, इसलिए आपको ग्रामरली यूज करना पड़ेगा। बल्कि हमारे पास एक अभी जान मोहम्मद आसिफ ने बताया है कि उनके पास भी ऑर्डर आया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी ऑर्डर आ रहा है, आपने उसका जो है डिटेल्स मेरे साथ शेयर करनी है।
हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने आपकी डिटेल जो है अर्निंग की वो आगे शेयर करनी होती है, ताकि हेड ऑफिस को पता चले कि कौन कितने स्टूडेंट काम कर रहे हैं, फिर हम उनके लिए मजीद अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप करते हैं। ठीक है सर, जिसने ऑर्डर कंप्लीट किया हुआ है वो हमारे बैच का है। बिल्कुल, जो आप जिसने ऑर्डर कंप्लीट किया है वो आपके बैच के ही हैं। इस ग्रुप के अंदर जो लोग हैं वो आपके बैच के ही लोग हैं, आपके साथ ही उन्होंने एडमिशन लिए थे यहाँ पे। क्या है सर? ठीक है काम, एक जीमेल के ऊपर जितने मर्जी ब्लॉग्स बना लें। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट न्यू ब्लॉग्स की, जितने मर्जी ब्लॉग्स बनाते जाएं। अच्छा जी, चलें यहाँ पे आप सब लोगों के लोगो पिक्चर फ्री में कंटेंट डाउनलोड नहीं हो सकती। लोगों की पिक्चर आपने क्यों डाउनलोड करनी है साजिद नजर, पहले मुझे ये बताएं, कौन से लोगों की पिक्चर आपने करनी है डाउनलोड, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। कौन सी एप्लीकेशन? जियोलॉजी? सर मैं लिए कल आऊंगा ऑर्डर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जासिसन आपको इंशाल्लाह ऑर्डर मिलेगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एनीवे चले हम लोग यहाँ पे जरा लेक्चर खत्म करते हैं। लेक्चर खत्म होने से पहले जरा ये मेरी बात सब लोग ध्यान से सुन लें। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे प्राइवेट मैसेज भेज रहे होते हैं और मुझसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो कि आंसर वहीं पर ही लिखा होता है। तो बराए मेहरबानी इस तरह करके मेरा टाइम ज़ाया ना करें। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई और काम नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बहुत ज़्यादा एक्टिव फ्रीलांसर हूँ। आपके लेक्चर के बाद मैं फ्रीलांसिंग कर रहा होता हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ और यही वजह होती है कि मैं आप लोग मुझे आमतौर पे फेसबुक के ऊपर 24 आवर्स जो है वो ऑनलाइन भी पाते हैं, क्योंकि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर मुझसे फेसबुक के ऊपर ही कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको वहाँ पे क्यूरीज के आंसर भी दे देता हूँ। तो बराए मेहरबानी मुझसे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन ना करें, जैसे कि और क्वेश्चन भी कौन से होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं वहीं पे लिखा हुआ भी होता है उसका आंसर। इसलिए मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट मांग रहा हूँ कि सामने लिखा हुआ तो है कि क्या वजह लिखी है। जैसे कि किसने लिखा था, सर यहाँ पे मेरा यूजर नेम एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भाई वहाँ पे लिखा हुआ तो है कि आपका यूजर नेम इसलिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये वाला यूजर नेम ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। अब किसने पूछा सर मेरा ब्लॉग का नेम एक्सेप्ट नहीं हो रहा, भाई वहाँ पे लिखा हुआ तो आ रहा है कि ब्लॉग का नेम इसलिए नहीं मिल रहा है आपको क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और ने लिया हुआ है, आप डिफरेंट नेम के साथ चलो। इसी तरह बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे होते हैं। अभी तो मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, डेफिनेटली जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया मैंने आपको ब्लॉक कर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन ना करें, बल्कि आप लोगों के इतने ज्यादा बेसिक क्वेश्चन हो रहे होते हैं कि मुझे तो डर लगने लग जाता है कोई स्टूडेंट मुझसे ये ना पूछते कि सर सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, इतने बेसिक क्वेश्चन आई डोंट नो आप क्यों पूछ रहे होते हैं। क्वेश्चन ज़रूर पूछें, बल्कि मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, लेकिन कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछें। और क्वेश्चन पूछने से पहले अगर आप उस चीज़ को गूगल कर लेंगे तो आपको मेरे तक पहुँचना भी नहीं पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप गूगल करेंगे आपकी जो रिसर्च वाली टेक्निक है आपकी वो उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च किस तरह से करना है। गूगल का अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो हम लोग उससे किस तरह से गूगल के ऊपर सर्च करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जरूर पूछें, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल ही ना पूछें। एक हद तक ही मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। अब जैसे कि ये देखें, शाहिद खान ने पूछा हुआ है कि इसका क्या करना है। भाई लिखा हुआ तो है ईमेल के ऊपर कि अगर आपको अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करें। अब ये मुझसे क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन करने का क्या तुक बनती है। ठीक है, अब ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, इसका कोई बंदा क्या जवाब देगा। अब ये एक और बंदे ने क्वेश्चन किया हुआ है कि सर ये क्या चीज़ है। भाई यहाँ पर रेड के अंदर लिखा हुआ तो है कि क्या है, आप इसको पढ़ो, इसको फॉलो करो। ठीक है, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल भी ना करें। या जैसे कि ये लिखा हुआ है कि सर ये मेरे पास क्यों आया, लिखा हुआ तो है कि आपने जो है टेस्ट फेल कर लिया, दोबारा जिसकी ऑप्शन कुछ घंटों बाद आएगी, इसको फॉलो करें। ठीक है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन ना करें। एक हद तक ही मैं इसका जवाब दे सकूंगा, फिर इसके बाद मैं भी आपको जवाब देना बंद कर दूंगा, आपको ब्लॉक लिस्ट में डालता जाऊंगा। ठीक है, चलें जी, आपसे फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।